सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो सीरीज़ देखने जा रहे हैं वो BSSC CGL 3 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन या मेंस का क्वेश्चन या कभी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, उसको बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं तो उससे आपको उस एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आता है। तो इस एग्ज़ाम से BSSC भी अपना एक ख़ास पैटर्न पकड़ के चलता है कि उसका कुछ फेवरेट टॉपिक होता है जिसको देखना एग्ज़ाम में काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि भारत एवं इसके पड़ोसी देश, राज्य राजधानियाँ, महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण सम्मेलन, सैन्य अभ्यास, मुद्रा एवं राजधानी, इस टाइप से जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में बार बार 5 ईयर प्लान, तो ये सब प्रश्न बार बार रिपीट करता है BSSC। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ताकि हम उस पैटर्न को समझ सकें। देखिए, मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं और बाकी लोग जो करवाते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं एक क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करता हूं। यानी कि एक क्वेश्चन को अगर मान लीजिए 5 ईयर प्लान पूछा तो मैं चाहता हूँ कि 5 ईयर प्लान से अगर दोबारा क्वेश्चन पूछे तो वो आपसे छूटे नहीं। इस तरह से मेरा तैयारी कराने का तरीका होता है। तो चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं जो BSSC CGL 3 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसका 24/12/2022 को जो क्वेश्चन पूछा था उसका हम लोग आज एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इसके देखिए, हम लोग का जो BSSC CGL 3 था इसमें आपको 5 क्वेश्चन पेपर मिलेगा। एक तो आपको 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, 23 तारीख का सेकेंड शिफ्ट, फिर 24 तारीख, फिर एक 5 मार्च को हुआ था। तो ये दोनों हम करवा चुके हैं, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, और 24 तारीख आज करवा रहे हैं। 5 तारीख बचेगा वो करवा देंगे। और एक है मेंस का पेपर, इसका मेंस का, ये तो प्रीलिम्स का था, ये मेंस का पेपर भी हम करवा चुके हैं। यानी कि इस चैप्टर को लेने के बाद सिर्फ एक बचेगा, वो बचेगा 5 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था वो वाला। तो समझिए, इतना अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो सिर्फ इन क्वेश्चन से आपका बहुत सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न पूरी अच्छी तरीके से, पूरे तरीके से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। जब इंटर लेवल का एग्ज़ाम सामने होगा या जब उसका एडमिट कार्ड देगा तो इंटर लेवल BSSC इंटर लेवल का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूंगा। देखिएगा आपका तैयारी कितना मजबूत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो देखिए, ये किस किस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। BSO, BSSC इंटर लेवल, BSSC CGL 4, बिहार SI, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो बिहार में होते हैं। जैसे अभी फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था तो वो BSSC ही लेता है, ठीक है। तो इस टाइप के पेपर जो BSSC लेती है उसके लिए GK का मजबूत होना आपका बहुत ज़रूरी है। फील्ड असिस्टेंट का जो पेपर था उसमें 100 प्रश्न GK के पूछ दिए थे। तो कहीं ना कहीं GK अपना लेवल बढ़ा रहा है, आपको भी अपना लेवल को बढ़ाना होगा। हाँ, एक चीज़ और समझिएगा, अगर आपको अपना एग्ज़ाम निकालना है तो आपको साइंस को तो 100% मजबूत करके जाना पड़ेगा। साइंस के बिना आप एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि लेवल ये बढ़ाता है। दूसरा आपका है टॉपिक करंट अफेयर्स। देखिए, साइंस अगर आपका 25 क्वेश्चन रहता है तो करंट अफेयर्स भी आपका 20 क्वेश्चन रहता है। कहीं से कोई टक्कर नहीं है करंट अफेयर्स का। 15 से 20 क्वेश्चन ये हर एग्ज़ाम में पूछा है अपना। इस बार तो लिमिट ही क्रॉस कर दिया। फील्ड असिस्टेंट वाले में 25 क्वेश्चन पूछ दिया करंट अफेयर्स। तो देखिए, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, आपको करंट अफेयर्स ज़रूर करके जाना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको रेगुलर करना होगा। करंट अफेयर्स के दम पर और मैथ्स रीजनिंग के दम पर आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स तो आराम से निकाल सकते हैं, बस इतना समझ लीजिए, इतना वैल्यू है करंट अफेयर्स का। चलिए आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका, वो है स्तनधारियों के लिंग क्रोमेटिन पर बार बॉडी पाए जाते हैं, यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है यूक्रोमेटिन, बी है हेटेरोक्रोमेटिन। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हेटेरोक्रोमेटिन। देखिए, हेटेरोक्रोमेटिन का ही 2 पार्ट है, वैकल्पिक, सेंट्रोमेटिक, और एक होता है संरचनात्मक, पता नहीं क्या क्या होता है। उतना आपको डीपली पढ़ना नहीं है, बस आपको इस दोनों के बारे में जानना है कि यूक्रोमेटिन क्या होता है और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। देखिए, यूक्रोमेटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और ये इनएक्टिव होता है। इसमें DNA लूजली पैक्ड होता है और इसमें DNA जो है वो हाईली पैक्ड होता है, वो टाइटली पैक्ड होता है। यूक्रोमेटिन में का बात करें तो इसमें आपको ये जेनेटिकली एक्टिव है और हेटेरोक्रोमेटिन जो है ये जेनेटिकली एक्टिव नहीं है। क्यों? इसमें 97 से 98% जीनोम पाया जाता है, इसमें सिर्फ 2 से 3% जीनोम पाया जाता है। यूक्रोमेटिन का डेंसिटी जो है वो लो होता है और हेटेरोक्रोमेटिन जो है इसका डेंसिटी है वो हाई होता है। ये यूक्रोमेटिन जो है ये स्टैंड लाइटर यानी कि हल्का कलर से स्टैंड होता है
स्टेंड होता है, जबकि ये हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये डार्क कलर से स्टेंड होता है, ये डार्क कलर से स्टेंड होता है। यूक्रोमेटिन का बात करें, ये हल्का सा स्टिकी होता है, ठीक है, नहीं सॉरी स्टिकी नहीं होता है, स्टिकी नहीं होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन स्टिकी होता है। यहाँ पर आंसर आपका हेट्रोक्रोमेटिन होगा। और स्तनधारियों के लिंग क्रोमेटिन पर जो बार बॉडी पाए जाते हैं वो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। इसमें देखिए कुछ चीज़ हम आपको बताएं, उतना ज़रूरी नहीं है। लिंग निर्धारण बार को सर्वप्रथम 1949 में मूरे आई बार और स्पार्ट जी बार्ट्रम, देखिए बार और बार्ट्रम ऐसे याद करिए, बार और बार्ट्रम, इसने ही आपको लिंग निर्धारण के लिए आपका ये इसको खोजा था। लिंग निर्धारण को सर्वप्रथम यही लोग खोजा था। इन्होंने कहाँ देखा था? मादा झिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं, मुख्य ग्रहिका की श्लेष्मिका तंत्रिका कोशिकाओं की केंद्रक कला से चिपका एक छोटा घन पिंड देखा, घन पिंड यानी कि क्यूब बॉडी देखा, जो क्रोमोसोम की तरह से स्टेन होता है। स्टेन यानी कि कलर या तो डार्क होगा या तो ये क्या बोलते हैं फेंट होगा, लाइटर होगा। अगर लाइटर हुआ तो यूक्रोमेटिन है, डार्क हुआ तो हेट्रोक्रोमेटिन है। इसे बार बॉडी या लिंग क्रोमेटिन कहते हैं। स्तनधारियों में हेट्रोक्रोमेटिन पर बॉडी बार होते हैं। यहाँ पर स्तनधारी का बात किया है तो हेट्रोक्रोमेटिन होगा। याद कीजिए, इस क्वेश्चन को बस आपको रट लेना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ दिया था। इतना डीपली साइंस में देखिए, अगर आपका 25 क्वेश्चन है तो आप समझ लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका ज़रूर है जो काफ़ी डीपली पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, उससे ज़्यादा एकदम ईजी क्वेश्चन ही रहेगा। तो 1-2 क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए कि वो डीपली पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 हुई थी और ये इसे कहते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल। आप समझिए, यहाँ पर सब पंचवर्षीय योजना को लिख देते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के समय में कौन थे? नेहरू। सेकेंड में नेहरू, थर्ड में नेहरू, यानी कि पहला 3 में आपके कौन थे? नेहरू जी थे। उसके बाद इंदिरा इंदिरा इंदिरा, यानी कि फिर लगातार 3 को इंदिरा गांधी। पहला 3 में नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर 7th में आ जाते हैं कौन? हमारे राजीव गांधी। 8वां में आ जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव, यहीं पर आया था एलपीजी रिफॉर्म, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 9th 5 ईयर प्लान में वाजपेयी जी थे। 10th में वाजपेयी और मनमोहन थे और लास्ट का 2 में आपका मनमोहन ही थे। अब समझिए, ये तो हो गया पीएम। पहला 5 ईयर प्लान को बोलते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरा को बोलते हैं महालनोबिस मॉडल। तीसरा को बोलते हैं प्रोफेसर सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। चौथा को बोलते हैं डी.आर. गाडगिल मॉडल। 5वां 5 ईयर प्लान को बोलते हैं डी.पी. धर मॉडल। 6ठा को बोलते हैं निवेश मॉडल। 7वां को बोलते हैं रामकृष्ण हेगड़े, मतलब ये इन्होंने ही प्रस्तावित किया था। 8वां 9वां 10वां सबसे नहीं मतलब है। 11वां वाला सी रंगराजन से मतलब है। बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे समझिएगा, पहला 5 ईयर प्लान 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 65, ये कंटिन्यू चला 65 तक, लेकिन थर्ड वाला जो है वो फेल हो गया। थर्ड वाला क्या हो गया? फेल हो गया। और इसके बाद योजना अवकाश आया 3 साल लगातार। योजना अवकाश 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 लगातार योजना अवकाश आया। और इसी योजना अवकाश में क्या आता है? हरित क्रांति। क्या आता है? हरित क्रांति, ठीक है। जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन, ठीक है। उसके बाद देखिए, चौथा 5 ईयर प्लान आया 1969 से 74। 5वां 5 ईयर प्लान 74 से 78। ये एकमात्र 5 ईयर प्लान है जो 5 साल नहीं 4 साल चला। देखिए 4 साल ही चला। इसको चलना चाहिए था कब तक? 74 से 79 तक चलना चाहिए था, लेकिन 8 तक ही चला, ठीक है। इंदिरा गांधी थी इस समय। और देखिए, जैसे सरकार गिरी, ये तुरंत सरकार ये 5 ईयर प्लान को हटा के रोलिंग प्लान लाई। और वो सरकार कौन थी? जनता पार्टी। कौन थी? यहाँ लिख देते हैं, जनता पार्टी की सरकार। इन्होंने ही लाया था रोलिंग प्लान। और ये 78 से 80 3 साल चला। 78 से 79, 79 से 80, है ना, 2 साल चला, सॉरी। रोलिंग प्लान 2 साल चला। और रोलिंग प्लान किस मॉडल पर आधारित था? गुन्नार मिडल मॉडल। ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। उसके बाद रोलिंग प्लान खत्म हुआ, फिर आता है छठा 5 ईयर प्लान निवेश मॉडल 1980 से 85। एक चीज़ और समझिएगा, 5वां 5 ईयर प्लान में ही आपको गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था।
7वां 5 ईयर प्लान रामकृष्ण हेगड़े, ठीक है, 85 से 90। फिर देखिए 90 से फिर 92 में फिर योजना अवकाश आ जाता है, 2 गो 90 से 92 में फिर योजना अवकाश, ठीक है। फिर अब 92 से स्टार्ट होता है, 92 से 97 8वां 5 ईयर प्लान, 97 से 2002 9वां 5 ईयर प्लान, 2002 से 2007 10वां 5 ईयर प्लान, और 2007 से 12 ये हो जाएगा 11वां 5 ईयर प्लान, 12 से 17 12th 5 ईयर प्लान। तो यही है। अब देखिए जो लास्ट वाला 5 ईयर प्लान है ये 17 तक चलना चाहिए था, लेकिन 2014 तक ही चला। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के आने से पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई और इसके जगह पर नीति योजना स्टार्ट हो गई। चलिए अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। समान दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं क्या कहते हैं? समान दबाव है यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, जहाँ प्रेशर सेम रहे उसको बोलते हैं आइसोबार्स यानी कि समदाब रेखा। आइसोबार्स, आइसोबार यानी कि प्रेशर सेम होगा, आइसोकोर यानी कि वॉल्यूम सेम होगा, आइसोथर्म यानी कि टेम्परेचर सेम होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि हीट सेम होगा, आइसोनेफ यानी कि ऐसे लाइनों को मिलाएंगे जहां बादलों की संख्या समान हो, आइसोहाइट्स यानी कि जहां प्रेसिपिटेशन यानी कि जो ये प्रेसिपिटेशन होता है ना, जो गिरती है जमा हो जाती है बर्फ़ से, वो प्रेसिपिटेशन बोलते हैं उसको, जहां अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन सेम हो, आइसोहेलाइन यहाँ पे कि जहाँ पे समुद्र की सैलिनिटी सेम हो यानी कि समुद्र की जो नमकीनता है ना वो उसका समान हो, सांद्रता। आइसोबाथ का बात करें तो जहाँ पर गहराई सेम हो, समुद्र की गहराई जहाँ पर समान हो वैसी जगहों को मिला देंगे तो आइसोबाथ कहलाएगा। आइसोह्यूम जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेम हो। तो ये आपको नाम याद रखना है, कभी भी एग्जाम में इस सब से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर चलने वाली पवन है, कौन है? भूविक्षेपी पवन कहलाती है। देखिए पृथ्वी की सतह से जब 2-3 किलोमीटर ऊंचाई पर आप जाइएगा तो ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण से मुक्त होती है, यानी कि जैसे ज़मीन पे आपको घर्षण मिलेगा ऊपर में आपको घर्षण कम मिलेगा। फलस्वरूप क्या होता है, ये पवनें दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल से नियंत्रित हो जाती है। घर्षण होगा तब नहीं होगा, घर्षण नहीं होना चाहिए, तब वो दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल से नियंत्रित होगा। अब मान लीजिए कि दाब नहीं है, जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव ना हो यानी कि घर्षण 0 हो, तब क्या होता है, दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, पवनें जो हैं जो विंड है वो समदाब रेखाओं को पैरेलल चलना स्टार्ट कर देती है। जहाँ जो समदाब रेखा है उसके पैरेलल चलेगी हवाएं, ठीक है, और इन हवाओं को क्या बोलते हैं, भूविक्षेपी पवन बोलते हैं, ठीक है। यही है भूविक्षेपी पवन, यानी कि यहाँ पर आपको घर्षण बल नहीं होना चाहिए, घर्षण बल नहीं होना चाहिए और क्या बोलते हैं, समदाब रेखाओं के मतलब क्या बोलते हैं, घर्षण बल समझिए, बस धरातलीय घर्षण नहीं होना चाहिए, बस घर्षण बल नहीं है तो कोरियोलिस बल और दाब प्रवणता बल का जो बैलेंस होगा उससे आपको जो समदाब रेखा के पैरेलल जो पवन चलेगी उस पवन को बोलेंगे भूविक्षेपी पवन। और अगर आपको मानसून थोड़ा अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरा ज्योग्राफी का वीडियो, इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो देख सकते हैं। भारत का जो मानसून है उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ये क्वेश्चन विश्व का मानसून से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो ये थे करमशाह। 1813 में से करमशाह के पुत्र टीपू मीर ने शुरू किया था। और ये क्यों शुरू किया गया था पागलपंथी आंदोलन? इस विद्रोह को जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ शुरू किया गया था। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करते हैं? देखिए समझिएगा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बोल रहा है। हम जानते हैं कि 2 देश ऐसा है जो जलीय सीमा साझा करता है, तो वो है श्रीलंका और मालदीव। कमेंट करके बताइए जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। और टोटल हमारा सीमा साझा करने वाला देश कितना है? 9 में से आपका 2 हो गया आपका जलीय, तो 7 हो जाएगा स्थलीय। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7। और 7 देश कौन कौन है? देखिए बांग्लादेश कितना सीमा साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर। चीन 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर। भूटान 700 में से 1 कम यानी कि 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश के नाम। अगला है चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या? देखिए भाषा से प्रश्न पूछता है एग्जाम में, तो चीन की राष्ट्रीय भाषा का नाम है मंदारिन, ठीक है, मंदारिन। जोंगखा कहाँ का भाषा है? ये म्यांमार का भाषा है, म्यांमार का भाषा है, ठीक है। अब देखिए मंदारिन जो है विश्व में अंग्रेजी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है, मंदारिन। आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसने जीता? ये जीता था गीतांजलि स्त्री
और किस बुक के लिए जीती थी? टॉम्ब ऑफ सैंड बुक के लिए जीती थी। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार 2025 के, क्योंकि अगर पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार को यहाँ पर देखना पसंद करेंगे। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 ये किसको मिला है? ये मिला है सुशील शुक्ला को। और किस उपन्यास के लिए या किस बुक के लिए? तो 1/12 ठीक है। और याद रखिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो 24 भाषा में दिया जाता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार का बात करें तो ये मिला है पार्वती तिर्की को। कौन से बुक के लिए? फिर उगना के लिए। और युवा पुरस्कार जो है वो 23 भाषा में दिया जाता है, यानी कि साहित्य अकादमी का ही दोनों पुरस्कार हैं, एक तो बाल साहित्य पुरस्कार और एक युवा पुरस्कार। तो बाल साहित्य पुरस्कार 24 भाषा में, युवा पुरस्कार 23 भाषा में। आगे समझिएगा, मैन बुकर इंटरनेशनल 2025 का पुरस्कार किसको मिला है? तो बानू मुश्ताक को मिला है और ये भारत के हैं। इनकी किस कहानी संग्रह को मिला है? तो हार्ट लैम्प जो है वो कन्नड़ कहानी संग्रह है, इसके लिए इनको मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है। तो चूँकि ये भारत के हैं इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुकर पुरस्कार 2024 ये मिला है सामंथा हार्वे को, और ये एक ब्रिटिश हैं और इनको ऑर्बिटल बुक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 का बात करें, देखिए ये सब 24 का पुरस्कार है, हो सकता है 25 में अपडेट करें, आपको 25 वाला याद करना है, ठीक है। एक्चुअली ये एक साल लेट चलता है, 24 वाला पुरस्कार 25 में मिलेगा, 25 वाला 26 में मिलेगा, ऐसे होता है। तो इसीलिए आप यही याद कीजिए, अभी बाद में जब आएगा नया तो उसको याद कर लीजिएगा। बुकर पुरस्कार 2024 ये मिला है सामंथा हार्वे को और बुक ऑर्बिटल के लिए। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 मिला है उपमन्यु चटर्जी। 34वां, देखिए सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों 34वां है। तो सरस्वती सम्मान मिला है 2024 का, ये मिला है महामधोपाध्याय साधु भद्रेश दास, ठीक है। इनकी संस्कृत की पुस्तक स्वामी सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है, ठीक है। आगे बात करें, व्यास सम्मान मिला है सूर्यबाला को और ये हिंदी लेखिका हैं। इनको कौन देश को वासी वेणु की डायरी इस उपन्यास के लिए या इस पुस्तक के लिए मिला है। आगे बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2025। देखिए एक है पुलित्जर पुरस्कार, एक है प्रित्जकर पुरस्कार, दोनों में अंतर क्या है? पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता कला के क्षेत्र में मिलता है, पत्रकारिता के जर्नलिज्म के क्षेत्र में मिलता है, जबकि प्रित्जकर पुरस्कार जो है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिला है, दो क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर एजेंसी या जो बोलिए। यह है, पहला है वाशिंगटन पोस्ट को मिला है और दूसरा द वॉल जर्नल को मिला है। वाशिंगटन पोस्ट को किस कैटेगरी में मिला है? ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग कैटेगरी में। और द वॉल जर्नल को किस कैटेगरी में मिला है? नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में। आगे बात करें प्रित्जकर पुरस्कार का बात करें तो ये मिला है लियू जियाकुन और ये चीन के हैं, इनको मिला है प्रित्जकर पुरस्कार और ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में और इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। ये पहले पुराना नाम था, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम से रख दिया गया है। ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए राशि दी जाती है और ये 4 खिलाड़ियों को मिला है। चारों खिलाड़ी का नाम याद रखना है। खिलाड़ी का नाम याद रखने से ज़्यादा जरूरी है उसका खेल याद रखना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलेटिक्स। और मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। क्या इसका कोई ट्रिक बना सकते हैं? देखिए DHPM, यानी कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए ट्रिक क्या हो गया? DHPM। इस टाइप से ट्रिक बना लीजिए कि आपको याद रहे। DHPM यानी कि डी से हो गया डी गुकेश, ठीक है। एच से हो गया हरमनप्रीत सिंह, पी से प्रवीण कुमार और एम से मनु भाकर। आगे आते हैं अर्जुन अवार्ड जो है वो 32 खिलाड़ियों को मिला है और ये 5 साल आपका खेल में अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तो आपको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है और इसमें आपको 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। देखिए इसमें किसको किसको मिला है। इसमें प्लेयर्स का नाम आपको याद नहीं रखना है, इसमें उसके खेल याद रखने हैं, ठीक है। जैसे देखिए एथलेटिक्स के क्षेत्र में किसको किसको मिला है? सुश्री ज्योति याराजी, सुश्री अन्नू रानी, इनको मिला है एथलेटिक्स के क्षेत्र में। मुक्केबाजी के क्षेत्र में मिला है सुश्री नीतू, सुश्री स्वीटी। शतरंज के क्षेत्र में मिला है सुश्री वंतिका अग्रवाल।
हॉकी के क्षेत्र में मिला है सुश्री सलीमा टेटे, श्री अभिषेक, श्री संजय, श्री जर्मनप्रीत सिंह, देखिए जर्मनप्रीत सिंह हॉकी में है, श्री सुखजीत सिंह ये भी हॉकी में है। पैरा तीरंदाजी में एक है श्री राकेश कुमार। पैरा एथलेटिक्स में बात करते हैं सुश्री प्रीति पाल, सुश्री दीप्ति जीवन जी, श्री अजीत सिंह, श्री सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, श्री धर्मवीर, श्री प्रणव सुरमा, श्री एच होकाटो सेमा, सिमरन जी, श्री नवदीप, इनको पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिला है। पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? श्री नितेश कुमार, सुश्री तुलसीमथी मुरुगेशन, सुश्री नित्या, श्री सुमति शिवन, सुश्री मनीषा रामदास। और पैरा जूडो के क्षेत्र में किसको मिला है? श्री कपिल परमार, श्री कपिल परमार को मिला है। पैरा निशानेबाजी का बात करें तो इसके क्षेत्र में मिला है सुश्री मोना अग्रवाल, सुश्री रुबीना फ्रांसिस, इसको मिला है। निशानेबाजी के क्षेत्र में बात करें तो श्री स्वप्निल सुरेश कुसाले, श्री सरबजोत सिंह। स्क्वैश के क्षेत्र में देखिए श्री अभय सिंह। देखिए जहाँ पर केवल एक खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा चांसेस हो जाता है पूछने का, जैसे कपिल परमार, अभय सिंह, साजन प्रकाश और अमन सहरावत, ये राकेश कुमार, वंतिका अग्रवाल और ये दोनों, जिसमें एक या दो खिलाड़ी है उसका मैक्सिमम चांस होता है पूछने का। इसीलिए अभय सिंह स्क्वैश में अकेले हैं, ये एकदम मैक्सिमम चांस है पूछने का। श्री साजन प्रकाश तैराकी में अकेले हैं, ये पूछेगा। अमन सहरावत कुश्ती में है, ये भी आपको ज़्यादा चांस है पूछने का। अब देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड एक बेहतरीन कोच को दिया जाता है, जो एक अच्छे कोच है उनको दिया जाता है। और ये दो श्रेणी में दिया जाता है, एक तो नियमित श्रेणी में, एक लाइफ टाइम श्रेणी में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया इस खेल को। तो नियमित श्रेणी में, रेगुलर श्रेणी में मिला है 10 लाख रुपए दी जाती है पुरस्कार राशि, और लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। नियमित श्रेणी में मिला है 3 आदमी को, सुभाष राणा किस क्षेत्र में? निशानेबाजी में, दीपाली देशपांडे निशानेबाजी में, और संदीप सांगवान हॉकी में, ठीक है। और लाइफ टाइम श्रेणी में किसको मिला है? एस मुरलीधरन, ये बैडमिंटन में, और ए कोलाको फुटबॉल में। तो ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं, ऑस्कर देख लेते हैं। देखिए आपको ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा, ये 3 पुरस्कार आपको जरूर याद रखना है। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, यही 4 चीज़ पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। ऑस्कर का बात करें तो बेस्ट फिल्म मिला है अनोरा। एक्टर देखिए, एक्टर मिला है एड्रियन ब्रॉडी, जो कि द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए मिला है। द ब्रूटलिस्ट फिल्म में इन्होंने एक्टिंग की थी, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। बेस्ट एक्ट्रेस का बात करें तो ये मिला है माइकी मैडिसन, ये अनोरा के लिए, अनोरा जो फिल्म है उसी की ये एक्ट्रेस है। और अनोरा फिल्म के डायरेक्टर शॉन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म द ब्रूटलिस्ट, ये द ब्रूटलिस्ट, और इसी के एक्टर है एड्रियन ब्रॉडी, जिसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का बात करें तो फर्नांडा टोरेस, और बेस्ट डायरेक्टर का बात करें तो ब्रैडी कॉर्बेट। बाफ्टा पुरस्कार का बात करें तो बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव को मिला है। देखिए अलग हो गया, तीनों में फिल्म अलग है, अनोरा, ब्रूटलिस्ट और कॉन्क्लेव, ठीक है, लेकिन तीनों में एक्टर सेम है। बेस्ट एक्टर तीनों में एड्रियन ब्रॉडी। हो सकता है इन्होंने बहुत ही खतरनाक एक्टिंग की थी, किस मूवी में? द ब्रूटलिस्ट मूवी में की थी। एक्ट्रेस का बात करें तो माइकी मैडिसन, जो कि ऑस्कर में थी, ऑस्कर में और बाफ्टा में एक्ट्रेस सेम है। और बात करें और गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा में डायरेक्टर सेम है। देखिए ब्रैडी कॉर्बेट। तो ये आपको कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के इसको याद करना है, क्योंकि इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड का बात कर लेते हैं। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, यही 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे एल्बम ऑफ द ईयर में काउबॉय कार्टर को मिला है बेयोंसे को, काउबॉय कार्टर के लिए बेयोंसे को मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में नॉट लाइक एस के लिए केंड्रिक लैमर को मिला है, और सॉन्ग ऑफ द ईयर वही है, नॉट लाइक एस, केंड्रिक लोमर को मिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 3 पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, आईफा अवार्ड और 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इस तीनों को एक साथ याद रखना है। देखिए बेस्ट फिल्म का बात करें तो जवान, और आईफा में बेस्ट फिल्म लापता लेडीज, और राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है इसमें जनरली साउथ के मूवी को ज़्यादा दिया जाता है, साउथ के मूवी को ज़्यादा पुरस्कार दिया जाता है। तो अब समझिएगा, इसमें आट्टम, ये मलयालम मूवी है तो इसको मिला है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में तो आप वही आंसर मारिएगा जो थोड़ा साउथ से रिलेटेड नाम हो। दादा साहब फाल्के में एक्टर का बात करें तो शाहरुख खान, जवान मूवी के लिए मिला है। और आईफा में बात करें तो कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 के लिए मिला है। और राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए मिला, ये भी साउथ की मूवी है।
बेस्ट एक्ट्रेस का बात करें तो रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी और करके और लंबा सा नाम था उसके लिए मिला है। आईफा अवार्ड में महिला का बात करें तो नीतांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए मिला है। और इसमें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2 को मिला है, एक तो नित्या मेनन को चित्रम्बालम में के लिए मिला है और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए मिला है। आगे बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में बेस्ट डायरेक्टर के लिए संदीप रेड्डी वांगा, इनको एनिमल मूवी के लिए मिला है। आईफा में बात करें तो ये किरण राव को मिला है लापता लेडीज के लिए। और 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सूरज बड़जात्या को ऊंचाई मूवी के लिए मिला है। समझ लीजिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक्टर एक्ट्रेस तो जरूर याद रखना मूवी, ठीक है। डायरेक्टर का चांस कम रहता है लेकिन वो भी पूछ देता है, डायरेक्टर भी पूछ देता है। आगे बात करें कुछ और पुरस्कार है जिनको याद रखना जरूरी है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 ये मिला है कुमार मंगलम बिरला को और ये चौथे पाने वाले हैं, क्योंकि इनसे पहले 3 आदमी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिल चुका है। पहला मिला था नरेंद्र मोदी को, दूसरा मिला था आशा भोसले को और तीसरा मिला है अमिताभ बच्चन को, ठीक है। चौथा मिल गया कुमार मंगलम बिरला और ये एक उद्योगपति हैं। आगे बात करते हैं 18वां कांस फिल्म महोत्सव 2025 में पाल्म डी ओर पुरस्कार किसको मिला है। तो पाल्म डी ओर पुरस्कार मिला है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट फिल्म के लिए जाफ़र पनाही को। और ये जाफ़र पनाही जो है ये ईरानी फिल्म निर्माता हैं। आगे बात समझिएगा, यही कांस फिल्म महोत्सव है जिसमें सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म अरण्येर दिन रात्रि को 4K वर्जन में दिखाया गया। 4K यानी कि HD वर्जन होता है, ये 4K वर्जन में इसको दिखाया गया। आगे बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये 2 श्रेणी में मिलता है, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा इंस्टीट्यूशनल श्रेणी यानी कि संस्थागत श्रेणी। व्यक्तिगत इंडिविजुअल श्रेणी में किसी को नहीं मिला है और इंस्टीट्यूशनल श्रेणी में यानी कि संस्थागत श्रेणी में मिला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी, ये बनी ओपल सुचाता चुआंगसरी याद रखिएगा, और ये थाईलैंड की रहने वाली थी। और 73वां मिस यूनिवर्स 2024 ये बनी थी विक्टोरिया केजर, ये डेनमार्क की रहने वाली थी। याद रखिएगा, ये 2025 वाला मिस यूनिवर्स अभी नहीं आया है। आगे बात करते हैं कुछ BCCI के अवार्ड्स देख लेते हैं। जैसे कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि लाइफ टाइम का बात करा कि अपनी पूरी ज़िंदगी क्रिकेट को दे दिए सचिन, इसीलिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर मेल में मिला है जसप्रीत बुमराह को और फीमेल में मिला है स्मृति मंधाना को। BCCI विशेष पुरस्कार मिला है रविचंद्रन अश्विन को, ये स्पेशल थे इसलिए इनको स्पेशल पुरस्कार मिला है। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 का बात करें तो ये लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष में मिला है जसप्रीत बुमराह को और महिला के लिए मिला है स्मृति मंधाना को, जो यहाँ पर भी वही था, मेल और फीमेल में वही दोनों था। आगे बात करते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025, इसका बात करें तो इसमें स्पोर्ट्स मैन के लिए मिला है मोंडो डुप्लांटिस और ये स्वीडन के रहने वाले हैं। और स्पोर्ट्स वुमेन के लिए मिला है सिमोन बाइल्स और ये अमेरिका की रहने वाली है। AIFF, देखिए AIFF पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि ये फुटबॉल क्षेत्र में दिया जाता है, भारत के लोग को दिया जाएगा। तो AIFF मेल फुटबॉलर किसको मिला है, सुभाषिस बोस, ठीक है। और AIFF फीमेल फुटबॉलर मिला है सौम्या गुगलोथ को, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कम पूछता है लेकिन ये भी याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार तो फिक्स है कि आपका किसी भी एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, मस्ट है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। तो भौतिकी के लिए किसको मिला है, HH, ठीक है। H से हो गया होपफील्ड, H से हिंटन। याद रखिए फील्ड असिस्टेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा था, होपफील्ड और हिंटन, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये नोबेल पुरस्कार आपको पूछता ही आपको याद रखना है, नोबल, ऑस्कर, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस टाइप के प्रश्न आपसे कांस फिल्म महोत्सव, ठीक है। उसके बाद ग्रैमी अवार्ड, इस टाइप से प्रश्न आपको याद ही रखना है, वो जरूरी है, पूछ ही देता है। तो भौतिकी में मिला है HH, याद रखिएगा। H से हो गया हॉपफील्ड और H से हिंटन। हॉपफील्ड जो अमेरिका के हैं, हिंटन ब्रिटिश कनाडाई हैं। इन्हें AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मिला है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए, बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मिला है। साहित्य का बात करें तो साहित्य में हांगकांग को मिला, ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। ये अब तक की साहित्य को नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। साहित्य में अभी तक किसी भी महिला को नहीं मिला था। आगे बात करते हैं रसायन विज्ञान का बात करें तो इसमें डेविड बेकर, जॉन लम्पर और डेमिक हस्बिस, यानी कि BLH, ठीक है। इसका ट्रिक, भौतिकी का ट्रिक था HH, इसका ट्रिक है BLH, यानी कि बेकर, लम्पर, हस्बिस।
बेकर लंपर हस्बिस, बी से बेकर, एल से लंपर, एच से हस्बिस। और इनको प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचनाओं के लिए मिला है, BLH प्रोटीन के लिए, समझ लीजिए। चिकित्सा का बात करें तो विक्टर एक्ब्रोस, ठीक है, और गैरी गैरी रुवकुल, यानी कि विक्टर और गैरी, VG। चिकित्सा के लिए विजन चाहिए, VG, ठीक है। और V से विक्टर और G से गैरी। विक्टर और गैरी को मिला है माइक्रो DNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में इनके योगदान के लिए। तो माइक्रो DNA के लिए मिला, बस ये याद रखिए, ठीक है। माइक्रो DNA जीन विनिमय, ये वर्ड याद रखिएगा, बस एक कोड वर्ड आपको याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में पकड़ा जाए। आगे बात करें, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है निहान हिरानक्यो समूह, और ये जापान के रहने वाले हैं। दुनिया भर में परमाणु बम के प्रयोग को समाप्त करना इस संगठन का मूल उद्देश्य है। ये एक संगठन है, समूह, ग्रुप है, निहान हिरानक्यो समूह, इनको मिला है क्योंकि ये परमाणु बम के प्रयोग को समाप्त करना चाहती है और चाहती है कि दुनिया में शांति कायम हो। अर्थशास्त्र का बात करें तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है डेरॉन एसमोग्लू, तो डेरॉन हो गया, और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। तो डेरॉन से D हो गया, और जॉनसन से J हो गया, रॉबिन्सन से R हो गया, DJR, अर्थशास्त्र में DJR, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखना है और ये ट्रिक आपको बार बार रिपीट करना है, ऐसा नहीं कि आज याद किए भूल गए। DJR होता क्या है, तो D से आपका हो गया डेरॉन, J से आपका हो गया जॉनसन और R से हो गया रॉबिन्सन। ये बार बार बोलना है ताकि आपको याद हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, तो ये पुरस्कार वाला तो समाप्त हो गया। इतना क्वेश्चन आपको पुरस्कार से याद रखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगला, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन, ठीक है, में पवन संचरण की दिशा होती है। देखिए एक तो होता साइक्लोन, एक होता एंटी साइक्लोन, और वो भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में अलग होता है, साउथ हेमिस्फीयर में अलग होता है, दोनों का अलग है। अब साइक्लोन का बात करें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में उसका रूट अलग होगा और साउथ में अलग होगा। एंटी साइक्लोन का भी देखिए, एक साइक्लोन एक एंटी साइक्लोन, दोनों का एकदम जस्ट उल्टा होता है। जैसे देखिए चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोन, इसको बोल देंगे साइक्लोन, ठीक है, और इसको बोल देंगे एंटी साइक्लोन। दोनों में विशेष अंतर है और दोनों के अंतर को समझते हैं। इससे क्वेश्चन पूछेगा आपका, कभी भी किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि हम सब चीज़ बता दिए। देखिए चक्रवाती संचरण, इसमें क्या होता है, निम्न दाब वाले क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण होता है, यानी कि बीच में आपका क्या होगा, निम्न दाब, लो प्रेशर, और इसके चारों ओर हाई प्रेशर, ठीक है। और जबकि एंटी चक्रवात में क्या होगा, लो में आपका हाई प्रेशर, बीच में हाई प्रेशर, उसके चारों ओर लो प्रेशर, समझ रहे हैं। उच्च दाब वाले क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण, यानी कि उच्च दाब के चारों ओर पवन घूमेगा, इसमें क्या है, लो दाब के चारों पवन घूमेगा, यानी कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन यही अंतर है कि जो साइक्लोन होगा वहाँ पर बीच में क्या होगा, लो प्रेशर, बीच में लो प्रेशर, जो उसका आँख होगा वहाँ पर लो प्रेशर होगा, और एंटी साइक्लोन में आँख में हाई प्रेशर होगा, बीच में हाई प्रेशर होगा। तो यही अंतर है, आगे समझिए। केंद्र में लो प्रेशर, इसका केंद्र में हाई प्रेशर। अगला, अगर उत्तरी गोलार्ध में बात करें, नॉर्थ हेमिस्फीयर में बात करें, तो साइक्लोन का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की दिशा के विपरीत होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होगा। तो चक्रवात का ट्रिक समझ लीजिए AC, चक्रवात का ट्रिक है AC, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में A यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और साउथ हेमिस्फीयर में C यानी कि क्लॉकवाइज। भारत में बात करें, भारत में जो साइक्लोन है, तो चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तो वहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आता है वो एंटी क्लॉकवाइज उसका डायरेक्शन होता है। यही ट्रिक है याद रखने का कि भारत में तो चक्रवात आता है बंगाल की खाड़ी में, और भारत कहाँ पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, तो जस्ट उसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, और इसका जस्ट उल्टा इसमें आ जाएगा। प्रति चक्रवात है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। तो बस आपको ये याद रखना है, आपको क्या याद रखना, बस ए को याद रखना है, सब याद हो जाएगा। इसको याद रखिए, इसको याद रखिए बस। भारत पड़ता है आपका उत्तरी गोलार्ध में, तो वहाँ एंटी क्लॉकवाइज, भारत में एंटी क्लॉकवाइज है, तो भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में तो एंटी क्लॉकवाइज, तो दक्षिणी में उसका जस्ट उल्टा क्लॉकवाइज। फिर प्रति चक्रवात में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज था चक्रवात, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, और ये दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये ट्रिक है याद रखने का, बस एक याद रखिए, आपको उससे सब याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए बिहार का ये करंट अफेयर्स है, आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। मुजफ्फरपुर था उस समय फलों का सबसे बड़ा उत्पादक में, और ये आम और लीची में मुजफ्फरपुर टॉप पर था।
रहता ही है हर बार। लीची में मुजफ्फरपुर ही फेमस है। अब देखिए बिहार किस किस चीज़ में फेमस था? लीची, मखाना, मधु, शहद और लौकी, इसके उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर आ जाता है बिहार। और बिहार फल में बात करें तो पूरे इंडिया में चौथे नंबर पर और सब्जी में तीसरे नंबर पर है। ये आपको याद रखना है, बिहार से संबंधित प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? याद रखिएगा, वुड्स डिस्पैच संबंधित है शिक्षा सुधार से। सामाजिक नहीं है, प्रशासनिक नहीं है, पुलिस नहीं है, शिक्षा सुधार से संबंधित है। और समझिए वुड्स डिस्पैच है क्या, इसको समझते हैं। वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में। उस समय हमारे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वायसराय थे कि गवर्नर जनरल थे? देखिए 1857 से पहले का है तो ये गवर्नर जनरल थे। आगे बात करते हैं, वुड्स डिस्पैच जो था ये कहता है कि प्राथमिक विद्यालय, अगर मान लीजिए जो स्टार्टिंग का विद्यालय होता है प्राथमिक विद्यालय, उसमें शिक्षा होगी स्थानीय भाषा में, यानी कि जो आपकी मातृभाषा है उसमें शिक्षा होगी। लेकिन कॉलेज जब आप चले जाएंगे तो कॉलेज स्तर की शिक्षा अंग्रेजी में होना अनिवार्य कर दिया। यही बोला था वुड्स डिस्पैच, और इसलिए इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। आप एक बात समझिए, आप 8th क्लास तक या 9th क्लास तक मान लीजिए या 10th क्लास तक मान लीजिए, 10th तक आप पढ़ रहे हैं अपनी मातृभाषा में, हिंदी में, या फिर कोई संस्कृत में पढ़ रहे हैं, कोई बंगाली में पढ़ रहे हैं, कोई अपनी मातृभाषा में पढ़ रहे हैं, स्थानीय भाषा में पढ़ रहे हैं, और अचानक से 10th में आपको इंग्लिश दे दे तो क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए इस पर बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत इसके विरोध में लोग बोले। ठीक है, अब समझिएगा, इसी के तर्ज पर वर्ष 1857 में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो ये था वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच से क्वेश्चन पिछला बार जो पेपर करवाए थे उसमें भी पूछा गया था, याद रखिएगा, वुड्स डिस्पैच पूछता है। और लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में ही भारत में रेल आया था, संचार आया था, डाक प्रणाली आया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी PWD के भी संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, लोक निर्माण विभाग। लॉर्ड डलहौजी बहुत सारे काम करवाए थे और इनको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए भी ये फेमस थे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं क्या बोलते हैं? मतलब जिसका राजा मर जाएगा तो उसको हड़प लेगा। इसके सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र में है, उसको हड़पा था। सबसे पहले उसको अंग्रेजों ने विलय कर लिया था। आगे बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए ओलंपिक से संबंधित प्रश्न, आपको ओलंपिक याद रखना है, एशियन गेम्स, ठीक है, एशियन गेम्स, ठीक है, पैरालंपिक, ठीक है, पैरालंपिक भी याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है, हाँ, कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। इस टाइप से जो गेम्स है जो वर्ल्ड लेवल पर आयोजित की जाती है, विश्व के स्तर पर आयोजित की जाती है, उसको आपको याद रखना है। तो देखिए 24 का हुआ पेरिस में, तो पूछ दिया। और 24 में कौन कौन जीता है? भारत कितना गोल्ड जीता है, कितना सिल्वर जीता है, ये जीता है, विश्व में टॉप कौन है, इसका शुभंकर क्या था, ये सब चीज़ आपको याद रखना एग्जाम में, क्योंकि 24 में हुआ तो 25 में पूछ सकता है। और 2028 वाला होगा लॉस एंजलिस USA में, 2032 वाला होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ये आगामी भी आपको याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। CDS में क्या पूछा था? 2032 वाला पूछ दिया था। CDS के एग्जाम में 2032 वाला कहाँ पर होगा वो पूछ दिया था। आप समझ सकते हैं, पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। आगे देखिए, किस तत्व तक, किस एलिमेंट तक अष्टक का नियम लागू पाया गया? तो आप अगर ये चैप्टर आपको पढ़ना है, जाके मेरा पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, जो मेरा केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट निकालिएगा। पीरियोडिक टेबल इतने अच्छे से करवाया है, मुझे नहीं लगता है कि आपको इतने डिटेल में कोई पीरियोडिक टेबल करवाया होगा। साइंस जैसा मैं करवा दिया हूँ वैसा पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं करवाया होगा। आप एक बार प्लेलिस्ट देखिए, आपको लगता होगा कि मैं बोल रहा हूँ, एक बार प्लेलिस्ट देखिए, आपको बहुत बेहतरीन मैंने पढ़ाया है। मैंने उसमें बताया है क्लियर कि जो ऑक्टेट का नियम है, लॉ ऑफ ऑक्टेट, इसको देने वाले साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स। कब दिए थे? 1864 में दिए थे। और ये जिस समय लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया गया था उस समय केवल कैल्शियम तत्व तक ही ये नियम लागू था। कैल्शियम के बाद ये नियम लागू नहीं होता था। ये नियम बोलता क्या था? अगर आप तत्वों को उसके मास के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर पर सजाएं तो प्रत्येक 8वां एलिमेंट, देखिए मान लीजिए 7 एलिमेंट, 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट के गुणधर्म से मिलेगा। पहले एलिमेंट का एलिमेंट 8वें एलिमेंट के गुणधर्म से मिल जाएगा। तो यही था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और आपको कमेंट करके बताना है, सबसे पहले आया था डोबेनाइनर्स ट्राइड, यानी कि त्रिक का नियम, डोबेनाइनर का त्रिक का नियम आया था। आपको बताना उस समय तक कितने एलिमेंट खोजे जा चुके थे। उसके बाद आया था यही ऑक्टेट, लॉ ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट का नियम।
ठीक है, उस समय तक कितने एलिमेंट खोए जा चुके थे। फिर आपको बताना मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट खोए जा चुके थे। ये एलिमेंट वाला प्रश्न भी पूछता है, आपको कमेंट करके बताना है। तो ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप मेरा वीडियो नहीं देखिएगा। आपको वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। हाँ, आप कमेंट करके बताइएगा मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से अलग क्यों है, और इसकी कमियाँ क्या थी, इसकी खामियाँ क्या थी, और इसके अच्छे मतलब इसको पॉजिटिव चीज़ क्या था इसमें। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें एका सिलिकॉन किसको बोलते हैं, एका सिलिकॉन किस तत्व को बोलते हैं, एका बोरोन किसको बोलते हैं, एका बोरोन किसको बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, इसलिए आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन समझिए, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये पूछा गया था। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो 1951 में हुआ था, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्यों जोड़ी गई, देखिए उस समय क्या होता था कि ज़मींदार के पास काफ़ी ज़मीन होते थे, अंग्रेज़ ने ज़मींदारों को ज़मीन दे दी थी, तो ज़मींदार के पास काफ़ी ज़मीन होते थे, बहुत बड़े ज़मीन का मालिक था, और कुछ ऐसे लोग थे जो बेघर थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, जो भी लैंड रिफॉर्म वाला बात था उन्होंने 9वीं अनुसूची में डाल दी। और किसी भी चीज़ को अगर आप 9वीं अनुसूची में डाल दीजिएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि न्यायालय में आप उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो लोग क्या बोलने लगा कि अरे यार मेरा ज़मीन छीन लिया, ये छीन लिया, वो छीन लिया, जाते थे कोर्ट, कोर्ट बोलता था नहीं मैं इसमें कुछ भी फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि ये 9वीं अनुसूची में है, और 9वीं अनुसूची में किसी भी चीज़ को डाल दिया जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। तो यही है प्रथम संशोधन, और जमींदारों की ज़मीन को गरीबों में बांट दिया गया, गरीबों में बांट दिया गया। यही था आपका प्रथम संशोधन 1951। आगे बात करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन, जल के पोषण समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभाव, जिसको एजिंग बोलते हैं, ठीक है, दर्शाने की क्रिया क्या बोलते हैं, सुपोषण। देखिए एजिंग जो होता है वो झील का उम्र दर्शाने के लिए बोलता है। देखिए कोई झील है, झील है, झील की कुछ गहराई होगी, ये मान लीजिए झील है, इसकी कुछ गहराई होगी, समय अंतराल के बाद झील की गहराई कम होने लगती है, क्योंकि झील के नीचे कुछ ना कुछ जमा होने लगता है, जमा होने लगेगा। जमा होते होते एक समय क्या आएगा, जब ये पूरा टॉप सरफेस पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर कुछ पौधे उग जाएंगे, और जब पौधे उग गए समझ लीजिए आप झील सूख गया, झील सूख गया, झील खत्म हो गया। इसी को बोलते हैं प्राकृतिक काल प्रभावन, यानी कि एजिंग। और जितना झील का गहराई कम होगा वो उसका एज बताएगा कि झील का एज कितना हुआ है। इस प्रक्रिया को इसको बोलते हैं सुपोषण, ठीक है, सुपोषण पढ़ देते हैं इसको क्या है। सुपोषण क्रिया में जलाशयों में अकार्बनिक फॉस्फेट और नाइट्रेट जमा होने लगते हैं, यानी कि झील के नीचे फॉस्फेट और नाइट्रेट जमा होने लगते हैं, जिसके कारण जलीय जीवों में वृद्धि होती रहती है। जैसे जैसे झील की उर्वरता बढ़ती है वैसे वैसे पादप और प्राणी बढ़ने लगते हैं। जीवों की मृत्यु होने पर कार्बनिक पदार्थ तल में ही बैठने लगते, बताए थे वो उसका तल में ही बैठने लगेगा, और सैकड़ों वर्षों बाद सिल्ट और मलबे के रूप में झील उथली हो जाती है। उथली यानी कि वो ऊपर होने लगती है धीरे धीरे और गर्म हो जाती है। उथली झील में पादप उग जाते हैं, प्लांट उग जाते हैं। मूल बेसिन इनसे भर जाने के कारण अंत में झील भूमि में परिवर्तित हो जाती है, झील खत्म हो जाता है। तो यही है सुपोषण। तो ज़्यादा डिटेल में पढ़िएगा, उतना से अच्छे से हमको नहीं आता, जितना आता था मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं, कौन सी टीम सबसे ज़्यादा IPL टाइटल जीती है, तो ये भी आपका करंट अफेयर्स हो गया। उस समय तक देखिए, उस समय तक आपको कौन जीती थी, मुंबई इंडियंस जीती थी, लेकिन अब बराबर है। जिस समय एक क्वेश्चन पूछा था 2022 में, उस समय मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा मैच जीती थी, IPL ट्रॉफी जीती थी 5 बार। उस समय चेन्नई 4 ही बार जीती थी, लेकिन 23 में जो चेन्नई सुपर किंग जीती तो दोनों 5-5 बार जीत गया IPL ट्रॉफी। देखिए मुंबई 5 बार कब जीता है, सब ऑड है, 13, 15, 17, 19 लगातार ऑड है, उसका एगो 20, 19 के बाद 20। और चेन्नई का बात करें 10, 18, 10, 11, 18, 21, 23, 18, 21, 23, ये चेन्नई का है 5 बार। तो 5 बार मुंबई, 5 बार चेन्नई। कोलकाता नाइट राइडर 2 बार जीता है, 3 बार जीता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अगला, राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में CM के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 167 में है। आर्टिकल 167 क्या बोलता है कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में एक बैरियर का काम करेगा CM, ये CM का कर्तव्य का उल्लेख करेगा 167 में। 164 क्या बोलता है, देखिए CM से रिलेटेड सारा आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। 164 क्या बोलेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यही बोलता है 164। 165 क्या बोलेगा, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। और ये जैसे अटर्नी जनरल होता है सेंटर में, अटर्नी जनरल का आर्टिकल होता है 76, और ये पूरे देश का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी, लॉ ऑफिसर होता है, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर पूरे देश का। उसी तरह किसी राज्य का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर का बात करें तो वो महाधिवक्ता होता है, इनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल,
एडवोकेट जनरल, और ये आर्टिकल 105 इनके बारे में बोलता है, राज्य का सबसे सर्वोच्च विधिक अधिकारी। आगे बात करें, आर्टिकल 166 क्या है, राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी, मतलब जितनी भी कार्रवाई होगी वो राज्यपाल के नाम से होगी, ये आर्टिकल 166 बोलता है। आर्टिकल 163 क्या बोलता है, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 18वां नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची, जिसको दल बदल कानून बोलते हैं, कब जोड़ा गया, तो ये 51वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। अब एक चीज़ समझ लीजिए, अनुसूची जो जुड़ता है उसको सब याद रख लीजिए, 9वां 10वां 11वां 12वां, ये टोटल अनुसूची 12 है, 12 अनुसूची है, शेड्यूल है, और अनुसूची से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, याद रखना टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो टी हो गया टेरिटोरी, पहला अनुसूची, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, देखिए 9 10 11 12, आपको LDPM याद रखना है, LDPM, ठीक है। तो 9वां अनुसूची क्या बोलता है, L यानी कि लैंड रिफॉर्म, और 9वां अनुसूची किसी संशोधन से जोड़ा गया। जब संविधान बना था उसमें केवल 8 अनुसूची था, अभी कितना है 12 अनुसूची, यानी कि 4 अनुसूची जो है वो नया बना है, और वो 4 अनुसूची यही है 9 10 11 12, ये चारों अनुसूची जो है नया बना है। और 9वां अनुसूची का बात करें तो इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में या पहला संशोधन में इसको जोड़ा गया 1951 में, और ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, इसमें किसी भी चीज़ को डाल दिया जाएगा, उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। 10वां अनुसूची का बात करें तो ये दल बदल कानून है, और इसको 51वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1985 में। 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और ये पंचायत से रिलेटेड है, इसमें 29 विषय हैं। पंचायत से कितना विषय है, 29 विषय। और वही अगर बात करें 12वां अनुसूची, इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, नगर पालिका से संबंधित है, और इसमें 18 विषय है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आगे आते हैं, रोग हाथी पाँव, लिम्फेटिक फाइलियरासिस। अब समझिएगा, देखिए ये जो अनुसूची वाला है, आप मेरा QR सीरीज देखिए, QR सीरीज जब आप मेरा देखिएगा उस पर आपको जितना भी आर्टिकल है मैंने करवाया है, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मैंने करवाए हैं, QR सीरीज 2 में करवाए हैं। और जितने भी आपके अनुसूची है, संशोधन है, ठीक है, पार्ट है, कितना पार्ट है, किस पार्ट में क्या है, किस देश से क्या लिया गया है ना, जो उधारी लिया गया है, वो सारा चीज़ मैंने QR सीरीज 5 में करवाया है। आप 2 और 5, QR सीरीज 2 और 5 आप जाके देख लीजिए, आपका ये पॉलिटी का 90% आप बता रहे हैं, 90% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, रोग हाथी पाँव, तो डिजीज का 2 वीडियो मैंने बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में डाला है, बायोलॉजी में 2 वीडियो है डिजीज का, ठीक है। और इतना डिटेल में ये वीडियो है कि चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ दे डिजीज से, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप जाके बायोलॉजी में डिजीज वाला चैप्टर देख लीजिए, वो चैप्टर से प्रश्न पूछता है, डिजीज, विटामिन, मिनरल, ये सब प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, आप जरूर जाके देख लीजिएगा। रोग हाथी पाँव जो है, यानी कि लिम्फेटिक फाइलियरासिस, यानी कि फाइलेरिया का ही एक पार्ट है, लिम्फेटिक फाइलेरिया। ये होने का कारण क्या है, ये वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी नामक एक प्रोटोजोआ है, और ये वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी प्रोटोजोआ कारण होता है, और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और बात करें, आपको कमेंट करके बताना है कि सीसी मक्खी से कौन सा रोग होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से तो पता है मलेरिया होता है, एडिस इजिप्टी मच्छर से आपको क्या होता है, डेंगू, ठीक है। सैंड फ्लाई से क्या होता है, सैंड फ्लाई से क्या होता है, आप कमेंट कीजिएगा। लिस्मानिया डोडोवानी, लिस्मानिया डोडोवानी से कौन सा रोग होता है, कमेंट कीजिएगा। लिस्मानिया डोडोवानी से कौन सा रोग होता है, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है, तो ये भारत है। देखिए 6 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश अलग हुआ है, 16 दिसंबर 1971 को वो मतलब ऑफिशियली अलग हुआ है, और उसी दिन वो विजय दिवस मनाता है। लेकिन भारत जो है उसको 6 दिसंबर 1971 को ही स्वतंत्र घोषित कर दिया था। भारत पूरा सपोर्ट किया था बांग्लादेश का, यही रीज़न है जो भारत सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को अलग करने के लिए। तो भारत से पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था उस समय, ठीक है, भारत पाक युद्ध भी हुआ था 1971 में। तो और बात करें आपको तो भारत में अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन, भारत में महान्यायवादी यानी कि अटर्नी जनरल ये कौन होते हैं और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में है अटर्नी जनरल, ठीक है। और भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है भारत का। यह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। 76 का 1 क्या बोलता है, इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि
अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति 76 का 1 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, ये जो बांग्लादेश वाला प्रश्न था, बांग्लादेश का प्रश्न, श्रीलंका का प्रश्न, ये पूछता है एग्जाम में। बांग्लादेश से संबंधित प्रश्न आपको पूछेगा, क्योंकि ये हमारे भारत एवं उसके पड़ोसी देश में आ जाता है, क्योंकि सिलेबस में आपका है भारत और उसके पड़ोसी देश। और श्रीलंका से भी एक क्वेश्चन पूछा था, जो हमको आपको पिछला में बताए थे। श्रीलंका से प्रश्न इसलिए पूछता है क्योंकि जैसे श्रीलंका की राजधानी पूछ देगा, श्रीलंका की मुद्रा पूछ देगा, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ वो पूछ देगा, इस टाइप से प्रश्न। श्रीलंका में कौन सा पोर्ट है, क्या है, नहीं है, प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, उससे संबंधित सारा प्रश्न पूछ सकता है। उसी तरह बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता हुआ, बांग्लादेश कैसे आज़ाद हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ा, बांग्लादेश का फादर ऑफ बांग्लादेश किसको बोलते हैं, तो शेख मुजीबुर रहमान, बंग बंधु बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, बंग बंधु, शेख मुजीबुर रहमान को बोलते हैं। तो ये सब बांग्लादेश का करंट, बांग्लादेश से संबंधित प्रश्न है। तो भारत एवं उसके पड़ोसी देश आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे बात करते हैं हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। हमारे शरीर में दैनिक यानी कि 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है, यानी कि जो हमारा रूटीन एक्टिविटी है वो कौन सा हार्मोन करता है, और यह किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, स्टिमुलेट होता है। याद रखिएगा, जो हमारा रूटीन का काम करता है उसको बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन, और ये पीनियल ग्रंथि द्वारा स्टिमुलेट होता है, स्रावित होता है। मेलाटोनिन हार्मोन को ही हम लोग जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, और इसी को स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। याद रखिए, आपका जितना भी इस टाइप का प्रश्न है, हार्मोन से संबंधित प्रश्न, मैंने जो वीडियो बताया है, मुझे लगता है कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इतना खतरनाक वीडियो है वो, इतना बढ़िया वीडियो है। जाके बायोलॉजी का प्लेलिस्ट निकालिए, कहाँ गया, बायोलॉजी का प्लेलिस्ट निकालिए, वहाँ पर ग्रैंड्यूलर सिस्टम आप जाके देखिए, यानी कि ग्रंथि तंत्र, या इसी को बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। वहाँ पे मैंने बताया था इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, इस तीनों में क्या अंतर है। उसके बाद इंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर है, वो सारा चीज़ बताया है। कितने टाइप के हार्मोन हैं, पीयूष ग्रंथि से टोटल जो हार्मोन, जितना भी हार्मोन निकलता है सबके बारे में बताए हैं, और जितने भी हमारे शरीर में सेक्स हार्मोन है, वो सारे हार्मोन, टोटल हार्मोन मैंने पूरे डिटेल से बताए हैं। जाके वो वीडियो जरूर देखिए, आपका हर एग्जाम में पूछता है। मुझे नहीं लगता है कि वैसा वीडियो कोई भी बताया होगा आपको पूरे यूट्यूब पे। एक बार जाके देखिए, आपका हार्मोन से संबंधित सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। ये विक्षेपण कहलाता है, डिस्पर्शन कहलाता है। समझिएगा, प्रकाश जो है वो कभी भी एक प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। वाइट लाइट जो है वो डिवाइड हो जाएगा 7 कलर में, और वो 7 कलर का नाम याद रखिए, विबग्योर। हिंदी में इसको बोलते हैं बैजानी हपी नाला। बी से वायलेट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। और इसमें देखिएगा, अगर लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो आपका वेवलेंथ बढ़ेगा, और राइट टू लेफ्ट आइएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। यानी कि आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, लेमडा मैक्सिमम किसका होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका ज़्यादा होगा, रेड का। और जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विक्षेपण सबसे कम होता है, उल्टा होता है। विक्षेपण, स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4, लेमडा का पावर 4। तो ये समझिएगा, जिसका लेमडा सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, उसका विक्षेपण सबसे कम होगा। यही रीजन है रेड लाइट जो विक्षेपित कम होता है, इसलिए डेंजर सिग्नल्स में हम लोग रेड लाइट का यूज़ करते हैं। और सबसे कम लेमडा होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगा, सॉरी वेवलेंथ होगा, वो होगा वायलेट का, और सबसे ज़्यादा विक्षेपण वायलेट का ही हो जाता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। तो ये वर्ड था एनेक्साइटी। देखिए, ऑक्सफोर्ड का वर्ड, मरियम वेबस्टर का वर्ड, ये सब पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है, करना है। कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है, तो हो जाएगा सड़क परिवहन। पहला नंबर पर सड़क परिवहन, दूसरा में संचार और प्रसारण सेवा, ठीक है। 26 नंबर में क्या बोलता है, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 243 का जी में, और आर्टिकल 243 का 6, हिंदी में बोलेंगे तो 6, जी को 6 बोलेंगे, क ख ग घ अंग च छ, ठीक है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी आर्टिकल के प्रश्न है वो मैंने इसमें लिख दिए हैं। इससे ज़्यादा आर्टिकल आपसे नहीं पूछेगा, पंचायती राज व्यवस्था का यही आर्टिकल है। आप समझिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 73वां संविधान संशोधन में आया था। इसमें पार्ट 9 इसमें है, पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243 तक है सारा आर्टिकल, ठीक है। और ये 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल 40 में भी है।
ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था में टोटल 29 विषय का उल्लेख किया गया है। 29 विषय आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे विषय भी पूछ देता है कि ये विषय, इनमें से कौन से विषय पंचायती राज व्यवस्था में नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो विषय भी आपको याद रखना, वो किसी और दिन अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें करवाएंगे। देखिए ये तो हो गया पार्ट 9। पार्ट 9A बोलता है नगर पालिका के बारे में, और ये जुड़ा था 74वां संविधान संशोधन 1992 में। यानी कि 9 तो था वो 73वां संविधान संशोधन में इसमें जुड़ा था, और ये 1992 में हुआ था। पार्ट 9A भी 1992 में ही जुड़ा है। और समझिएगा इसमें आपको कौन कौन सा आर्टिकल है, 243 का P से 243 का ZG तक। ठीक है, और इसमें 18 विषय है। जैसे पंचायत में आपका 29 विषय है, नगर पालिका में 18 विषय है। और बात करते हैं पार्ट 9B। पार्ट 9B क्या है, 9, 9A और 9B, ये तीनों पार्ट को, तीनों भाग को याद रखना है। 9 में है आपको पंचायत, 9A में है नगर पालिका, और 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिता समिति। सहकारिता समिति है ना, हाँ देख लीजिएगा। और ये है 243 ZH से ZG, ये आर्टिकल 243 ZH से ZD, ये भी आपको याद रखना है। इसको जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन में। तो देखिए 3 संशोधन आपको याद हो गया, 73, 74, 97। ठीक है, और ये 97वां संविधान संशोधन 2011 में आया था। इसमें पार्ट 9B जोड़ा गया, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। और समझिएगा जो आदमी जो है वो सहकारी समिति बना सकता है, सहकारी समिति बोलते हैं इसको, सहकारी समिति बना सकता है, वो मौलिक अधिकार है। तो किस आर्टिकल में उसका उल्लेख है, आर्टिकल 19 का 1 का C। आर्टिकल 19 का 1 का C, यानी कि आर्टिकल देखिए 12 से 35 तक क्या होता है, मौलिक अधिकार। तो यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक मौलिक अधिकार भी है, आप सहकारी समिति बना सकते हैं आर्टिकल 19 का 1 का C के तहत। और ये DPSP में भी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है, आर्टिकल 43B में इसका उल्लेख है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सहकारी समिति का उल्लेख किस में है, तो 243 ZH से ZG, जो कि पार्ट 9B का पार्ट है। ये तो हो गया। उसके बाद ये आर्टिकल 19 का 1 का C में भी है, और ये आर्टिकल 43B में भी है। ये भी आपको याद रखना है। आगे आप समझिएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी आपके आर्टिकल हैं वो समझ लेते हैं। 243 आर्टिकल क्या बोलता है, ये ग्राम पंचायत की परिभाषा के बारे में बोलता है। 243A क्या बोलता है, A का मतलब समझिएगा ट्रिक है असेंबली, हम सबका ट्रिक दिए हैं। A से मतलब असेंबली यानी कि ग्राम सभा, असेंबली का मतलब होता है सभा, ग्राम सभा। ठीक है। B का मतलब होता है बिल्ड, B से बिल्ड यानी कि गठन, बिल्ड करना, गठन करना, ग्राम पंचायत का गठन। C से हो गया, C से कंपोजिशन, संरचना, यानी कि पंचायतों की संरचना। तो ट्रिक है C से कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब संरचना। D का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, SC ST की सीटों का आरक्षण, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। E का मतलब हो गया ईयर यानी कि कार्यकाल, कितना ईयर का होगा वो कार्यकाल। F का मतलब क्या होगा, तब 243 का F में क्या होगा, F का मतलब फेल, यानी कि कहाँ कहाँ पर ये फेल होगा सदस्य लोग, तो सदस्यों की अयोग्यता। G का मतलब है गट्स, यानी कि पंचायतों की शक्तियाँ। H का मतलब है हाई टैक्स, यानी कि कर लगाने की शक्ति, हाई टैक्स यानी कि कर लगाने की शक्ति। I में है आपका इनकम, यानी कि राज्य वित्त आयोग। J में क्या है, जांच करना, यानी कि पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा, जांच करना। J का मतलब जांच करना, ऐसे याद रखिएगा। K का मतलब राज्य निर्वाचन आयोग, अब समझिएगा ये बार बार पूछता है K वाला और I वाला। K और I सबसे ज़्यादा पूछता है, I में है वित्त आयोग और K में है निर्वाचन आयोग। ऐसे आपके देखिए निर्वाचन से संबंधित जो क्वेश्चन है आर्टिकल 324 में है, लेकिन ये सेंट्रल का है। ठीक है, हमारे देश में वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 324 के तहत होता है, और वोट देने का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326 में है। वो तो सेंटर का हो गया, लेकिन राज्य में जो वित्त आयोग है वो अलग है। राज्य वित्त आयोग का है 243, सॉरी वो चुनाव आयोग था, 324 चुनाव आयोग था, राज्य में चुनाव आयोग, और 326 वोट देने का अधिकार। वित्त आयोग का कितना पर है, राज्य सेंटर में 280, सेंटर में 280 है राज्य वित्त, सेंटर में वित्त आयोग। तो राज्य में वित्त आयोग 243 I में है, और चुनाव आयोग 243 K में है। आगे बात करते हैं L में क्या होगा, L का मतलब आप लोग याद रखिए लागू होना, L का मतलब लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, ये L में 243 L में है। M का मतलब समझ लीजिए मना करना, ट्रिक है मना करना, यानी कि भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं है। कहाँ कहाँ लागू नहीं है, 4 को हम आपको बताए थे, कमेंट करके बताइएगा। 4 जगह पर पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। N का बात करते हैं, N का मतलब निरंतर बने रहना, यानी कि विधियों एवं पंचायतों का निरंतर बना रहना, ये N में बोलता है। और O का मतलब है ऑब्जेक्शन, यानी कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप, यानी कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला होगा न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।
27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है म्यांमार का पुराना नाम क्या है, ये है बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा। 1852 में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश बनाया गया था, किसको, बर्मा को। बर्मा को 1852 में अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत से बर्मा को अलग करने का प्रावधान हुआ, जो 1937 में संपूर्ण रूप से भारत से अलग हो गया। यानी कि बर्मा को अलग करने का प्रावधान कब आया, 1935 में आया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा आया, ठीक है। लेकिन अलग कब हुआ, 1937 में। अलग कब हुआ, 1937 में। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, म्यांमार का पुराना नाम पूछा है, तो पुराना नाम पूछना तो बीएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। पुराना नाम वो पूछेगा ही पूछेगा। देखिए, कुछ शहरों के पुराने नाम हम यहाँ लिख दिए आपको। देखिए, जैसे जापान का पुराना नाम है निप्पन, ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा, थाईलैंड का पुराना नाम है श्यामदेश, इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया, मलेशिया का पुराना नाम है मलाया, अफ्रीका का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट, श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन, और याद रखिएगा 1972 में इसका नाम लंका से श्रीलंका पड़ा। सुमात्रा द्वीप का पुराना नाम है सुवर्ण द्वीप, जावा द्वीप का पुराना नाम है यवद्वीप, कंबोडिया का पुराना नाम है कंपूचिया, नीदरलैंड का पुराना नाम है हॉलैंड या डेनिस इसी को बोलते हैं, इथियोपिया का पुराना नाम है एबिसीनिया, तुर्की का पुराना नाम है कुस्तुनतुनिया, जिम्बाब्वे का पुराना नाम है रोडेशिया, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, ठीक है, जो अभी क्वेश्चन पूछा था। हो ची मिन्ह का पुराना नाम है, गलत, हो ची मिन्ह जो है वो पुराना नाम है वियतनाम का। एक बार देख लीजिएगा, अगर डाउट होगा तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस के व्यास यानी कि डायमीटर डी दे दिया है, फोकस दूरी एफ जो एफ दे दिया है, और वो कॉन्केव मिरर दे दिया है। इसके बीच में संबंध क्या होगा, देखिए हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू आर बटा 2 होता है, और रेडियस तो पहले ही डायमीटर बटा 2 है, तो डायमीटर बटा 4 हो गया, यानी कि डी बराबर 4F। तो इसीलिए आपको याद रखना है। अब समझिएगा अगला क्वेश्चन, और ये लाइट चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाया नहीं है, लाइट चैप्टर आपको पढ़ाना बाकी है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्लैंक्स का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। किसका उदाहरण है, अपसारी सीमा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप छोड़ सकते हैं एग्जाम में, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में छोड़ने वाले होते हैं, जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये अपसारी सीमा क्या आपको पता नहीं होगा, रूपांतरण सीमा क्या है, अभिसारी सीमा क्या है, वलन क्या है, ये पता ही नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ क्वेश्चन समझिए छोड़ने वाले ही होते हैं, आपको नहीं बनाना, नहीं समझ में आता तो नहीं बनाइए, लेकिन जिसको समझ में आता है वो बनाइए, तुक्का नहीं मारना है सब क्वेश्चन में। देखिए, जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटती है तो नई परपटी का निर्माण होता है, उसे अपसारी प्लेट बोलते हैं। अपसारी यानी कि दो प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। वही दो प्लेट अगर इधर से एक दूसरे की तरफ आए तो वो टकराएगा तो वो अलग होता है, वो अभिसारी हो जाएगा। जब टकरा जाएगा तो अभिसारी, जब दूर जाएगा तो अपसारी, ठीक है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से अलग होती है तो एथनोस्फीयर से मैग्मा निकलने के कारण इन कटकों का निर्माण होता है, इन कटक का निर्माण होता है। ये कटक मंद ढाल वाले पठार तथा तीव्र ढाल वाले पर्वतों के रूप में निकलते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये दोनों चिपका हुआ है, अलग हो गया, जब ये अलग होगा तो वहाँ पर या तो गर्त बनेगा या तो पहाड़ बनेगा, ठीक है। ये कटक का निर्माण होता है, और ये कटक मंद ढाल वाले पठार या तीव्र ढाल वाले पर्वतों के रूप में निकलते हैं। मान लीजिए ये पर्वत दोनों अलग हो गया, मान लीजिए ऐसे अलग हुआ, ठीक है। तो ये ढाल बड़ा तीव्र होगा, इसका भी ढाल तीव्र होगा, दोनों का ढाल तीव्र होगा। तो जब दो पर्वत अलग, एक पर्वत टूट के दो पर्वत में डिवाइड होगा तो ये दोनों पर्वत में ढाल बनेगा, वो ढाल काफ़ी तीव्र होगा। कहीं कहीं ये कटक समुद्री जल स्तर से उठकर द्वीप बन जाता है। कभी कभी अगर ये समुद्री जल पर्वत से उठेगा तो ये द्वीप बन जाएगा, जैसे कि एजोर्स द्वीप इसी टाइप का है, जो कि अपसारी या अभिसारी का एग्जाम्पल हो सकता है। तो मध्य अटलांटिक कटक जो है वो अपसारी सीमा का एग्जाम्पल है। ये बड़ा टफ था, आपको ये तो पता होगा कि अपसारी सीमा क्या, अभिसारी सीमा क्या है, लेकिन इसका एग्जाम्पल याद रखना बड़ा टफ है। मध्य अटलांटिक जो है वो अपसारी है, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। ऋषि सुनक कहाँ के प्रधानमंत्री है, यूके के। तो याद रखिएगा, जितना भी पीएम और राष्ट्रपति है जो करेंटली बने हैं, नए नियुक्त, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। पीएम और राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जहाँ का पीएम बना है वहाँ का आपको कैपिटल और करेंसी भी याद रखना है। कैपिटल, करेंसी और संसद, पार्लियामेंट, तीनों चीज़ याद रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के बेसिस पे। अगला क्वेश्चन समझिएगा, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय रूप है, तो याद रखिएगा कांच जो है वो अक्रिस्टलीय रूप है। कांच को हम लोग क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं कांच को, ठीक है। इनके पास
और अक्रिस्टलीय किसको बोलते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन ये बोलते हैं जिनके पास कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। जैसे इसका एग्जांपल में कांच हो गया, रबड़ हो गया, मोम हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्टार्च हो गया। और बात करें तो अक्रिस्टलीय जो है उसमें समझिएगा ग्रेफाइट, साधारण नमक और हीरा, ये क्रिस्टलीय होता है। नमक भी एक क्रिस्टलीय, NaCl जो है वो इस टाइप का संरचना होता है और कॉर्नर में एक क्यूब के शेप का होता है और कॉर्नर पर Na और Cl बना हुआ मतलब जुड़ा हुआ रहता है। तो ये ग्रेफाइट हो गया, साधारण नमक हो गया, हीरा हो गया, ये क्रिस्टलीन है। लेकिन यहाँ पर कौन अक्रिस्टलीय है यानी कि क्रिस्टलीन नहीं है तो वो कांच हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, केपलर के थर्ड लॉ के अनुसार क्या होता है? T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। आप जाके मेरा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर देखिए, ग्रेविटेशन चैप्टर जो मैंने फिजिक्स में करवाया है वो चैप्टर जाके देखिए, वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा। केपलर का 3 नियम था। पहला नियम क्या बोलता है कि कोई भी प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा बल्कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट का 2 फोकस होता है, तो सन या तो इस फोकस पे होगा या तो इस फोकस पे होगा, दोनों में से किसी एक फोकस पे होगा। ये बोलता है पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या बोलता है? एरियल वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट यानी कि पृथ्वी जो है अगर सन के चारों ओर घूम रहा है तो निश्चित टाइम अंतराल पर वो जितना एरिया कवर करेगा वो निश्चित समय अंतराल पर समान एरिया कवर करेगा, एरिया दोनों का समान होगा। यही बोलता है आपका एरियल वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट, ये सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है? आवर्त काल का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, या इसको बोलते हैं जो सबसे बड़ा एक्सिस है उसका हाफ का, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इससे प्रश्न भी हम आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, बुक एंड ऑथर। ये बुक एंड ऑथर भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स में जो बुक एंड ऑथर पूछता है वो BSSC का फेवरेट टॉपिक है। देखिए क्या क्या पूछा है क्वेश्चन। पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस। प्रियंका चोपड़ा जोनस। अब देखिए इसीलिए कुछ बुक एंड ऑथर हम आपको लेके आए हैं जो कि मैं एडुटेरिया बुक का लेकर आया हूँ। एडुटेरिया बुक का लेकर आया हूँ और आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। द वन क्रिकेट माई लाइफ मोर, ये शिखर धवन की पुस्तक है। अब बिलियनियर बटरफ्लाइज, ये जगदीश शुक्ला की बुक है। ठीक है, कुछ ट्रिक लगा के इसको याद कर लीजिए। ठीक है, कुछ ट्रिक लगाइए और याद कर लीजिए। वुमेन लाइफ फ्रीडम, ये छौवरा मकारेमी की पुस्तक है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये प्रेम प्रकाश की पुस्तक है। फिर उगना, ये पार्वती तिर्की की पुस्तक है और ये बड़ा ज़रूरी है। फिर उगना हम आपको बताए हुए हैं, ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इसको मिला है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिस बुक को कोई पुरस्कार मिल गया वो बुक हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला समझिएगा, अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ये बुक है जकिंडा आर्डन की। मोदीज नीति शास्त्र, ये बुक है आदिश सी अग्रवाल की। कश्मीर इंसर्जेंसी, ये बुक है योगिंदर कंधारी की। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये बुक है श्रीनाथ राघवन की। ठीक है, अगला टेस्टेड बुक है पैट कमिंस की। याद रखिएगा, टेस्ट में पैट कमिंस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, इसीलिए टेस्टेड बुक पैट कमिंस याद रखिएगा। हार्ट लैम्प, अगर देखिए हार्ट लैम्प बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसे 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हार्ट लैम्प बुक। और ये किसने लिखा है? बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती। और ये इंडियन है, भारतीय है हार्ट लैम्प। PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये बुक लिखा है हिमांशु रॉय ने लिखा है। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, ये बुक लिखा है पूजा पुजारा। द तमिल्स, ये बुक लिखा है निर्मला लक्ष्मण। द अनडाइंग लाइट, ये बुक लिखा है गोपाल कृष्ण गांधी। अगला बुक देखिए यहाँ पर, वाइल्ड फिक्शंस, ये बुक लिखा है अमिताभ घोष। धर्मानोमिक्स, ये बुक लिखा है श्रीराम बाला सुब्रमण्यम। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये पंकज मिश्रा ने लिखा है। हाउ इंडिया स्केयर्ड एम्प्टी G20, ये अमिताभ कांत का बुक है। चौंक ऑन फूड, ठीक है, चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये बुक लिखा है अमिताभ बनर्जी ने। वाई भारत मैटर्स, ये बुक लिखा है S जयशंकर ने। स्पीकिंग विथ नेचर, ये बुक लिखा है रामचंद्र गुहा ने। द गोल्डन रोड बुक लिखने वाले हैं विलियम डेल रिम्पल। फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटजिक पार्टनर्स, ये बुक लिखा है श्रीराम चौलिया।
विटनेस बुक लिखने वाले हैं साक्षी मलिक। ये पूछ सकता है, देखिए ये पूछ सकता है क्वेश्चन, विटनेस साक्षी मलिक, क्योंकि ये बड़ा पुराना है और बड़ा खेल खिलाड़ी जो खिलाड़ी होते हैं ना, खिलाड़ियों के बुक पूछना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और कोई नेता अगर कोई बुक लिख रहा है तो वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स ये बुक लिखे हैं राशिद किदवई। 9 यार्ड्स सारीज ये प्रशांति राम। कॉल ऑफ द गिर ये परिमल नाथवानी। इंडिया एट द रेट 100 ये बुक लिखे हैं KV सुब्रमण्यम। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स ये बुक लिखे हैं सुदीप सेन गुप्ता। भारत के 75 महान क्रांतिकारी ये बुक लिखे हैं भीम सिंह। इम्पीरियल गेम्स इन तिब्बत ये बुक लिखे हैं दिलीप सिन्हा। ठीक है, तो ये बुक आपको याद रखना है। आगे और बुक है, ये बुक आप लोग देख लीजिएगा, इसको ज़्यादा पढ़ाएंगे तो टाइम लग जाएगा। आगे बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? ये है अस्ताना। तो देखिए राज्य राजधानी, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है BSSC का, फेवरेट है BSSC का। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, और 3 ऑप्शन और दिया गया था, उसका भी राजधानी हम लिख दिए हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, आर्मेनिया की राजधानी येरेवन। तो आप लोग देखिएगा कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो भी याद रखिएगा, टेंगे। आपको मुद्रा भी याद रखना है, जितने भी देश आप पढ़ते हैं उसका राजधानी मुद्रा सब याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा कहना मुश्किल है। आगे बात करते हैं। 35 नंबर, भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई, और दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल योजना परियोजना कार्यक्रम यही है, मिड डे परियोजना। इसका नया नाम क्या है? PM पोषण शक्ति योजना। इसका नया नाम है PM पोषण शक्ति योजना। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, किस कहवा यानी कि कॉफ़ी, किस कॉफ़ी की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है? तो यह है अरेबिका। भारत में 2 प्रकार की कॉफ़ी पाई जाती है, एक है रोबस्टा, एक अरेबिका। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी 70% से ज़्यादा कॉफ़ी अरेबिका पाई जाती है। और ये कॉफ़ी कहाँ पाई जाएगी भारत में? चिकमंगलूर जिला कर्नाटक में मैक्सिमम पाई जाती है। कॉफ़ी के लिए जो वर्षा है वो 180 से 200 सेंटीमीटर वर्षा रहना चाहिए, और इसके लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए। तापमान का बात करें तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान कॉफ़ी के लिए चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क। तो आप मेरा QR सीरीज का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, QR सीरीज का पहला वीडियो जाके देखिए। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ठीक है, वो सब मैंने करवाया उसमें, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। तो भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। 1936 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, पुराना नाम है। 1936 में ये बना है, और इसका सबसे पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया, और अभी इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, रामगंगा नेशनल पार्क है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पद्म भूषण विजेता, हम बताए थे पिछले बार ही बताए थे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये तीनों आपसे पूछता है, और किस क्षेत्र से मिला है वो भी पूछता है। जैसे पद्म भूषण विजेता प्रभा अत्रे किससे जुड़ी है? तो ये स्वर संगीत से जुड़ी है, स्वर संगीत से जुड़ी है, ये क्वेश्चन पूछता है। अगला, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। याद रखिए, औरंगजेब को ही जिंदा पीर बोलते हैं, जिंदा पीर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये कोई भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ अगर अपने प्रजा पर अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले ये खुद पर अप्लाई करता है, खुद को सजा देता है। वो देखता है कि अगर मैं सह सकता हूँ तो मेरी प्रजा भी सह सकती है, इसलिए इसको जिंदा पीर भी बोलते हैं। औरंगजेब के बचपन का नाम है आलमगीर, माता का नाम है मुमताज महल, पिता का नाम है शाहजहां। इसने अपने शासन में नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन जो अकबर ने स्टार्ट किया था उसको बंद कर दिया। नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन को बंद कर दिया, और गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया। आगे बात करते हैं। इसने 1686 ईस्वी में बीजापुर तथा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य को मिला लिया। कहाँ पर? भारत में मिला लिया, अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसने अपनी बेगम की याद में औरंगजेब में ताजमहल जैसा मकबरा बनाया, जैसे शाहजहां ने बनाया था मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया था, उसी तरह औरंगजेब ने भी वैसा ही किया अपने पिता की तरह। इसने क्या किया? ताजमहल जैसा ही एक मकबरा बनाने की कोशिश की, जिसे बीवी का मकबरा बोलते हैं। अब बीवी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। याद रखिएगा, बीवी का मकबरा को ही हम लोग द्वितीय ताजमहल, काला ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल भी बोलते हैं, और हम इसको बोलते हैं ताजमहल की भद्दी नकल, ताजमहल की भद्दी नकल। आगे बात करते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब एक नेट चार्ज Q, जब एक नेट आवेश Q समय t में एक कंडक्टर के किसी यानी कि एक चालक के किसी क्रॉस सेक्शन में प्रवाहित होता है तो उसमें विद्युत धारा कितनी होगी? तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I = Q/T, और I का यूनिट होता है एम्पियर। देखिए, ये फार्मूला आपसे पूछा था, तो जब हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे वहाँ आपको चार्ज का फार्मूला पूरे डिटेल से बढ़िया से बता देंगे। तो ये 40 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया।
41 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को, और ये वर्ष 2000 से स्टार्ट हुआ है मातृभाषा दिवस मनाना, और बांग्लादेश की पहल पर स्टार्ट हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बांग्लादेश की पहल पर ये स्टार्ट हुआ है। यूएन के द्वारा 2022 से लेकर 2032 तक ये जो दशक है, इसको स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया गया है। यानी कि जो आपका स्वदेशी भाषा है, अपना इंडिजिनस लैंग्वेज, उसके डिकेड के रूप में घोषित किया गया 2022 से 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अमित सहाय को ब्लैंक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार। तो फिर देखिए, बताए थे अवार्ड एंड ऑथर, अवार्ड वाला चैप्टर, बुक एंड ऑथर, अवार्ड वाला चैप्टर और बुक एंड ऑथर आपको जरूर पढ़ना है, PSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अवार्ड पूछ दिया, तो माइकल एंड शील्ड अवार्ड पुरस्कार प्राप्त हुए कंप्यूटर विज्ञान के लिए अमित सहाय को मिला है। किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ वो भी पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा पुलित्जर अवार्ड कहाँ दिया जाता है, तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में। प्रिट्जकर अवार्ड कहाँ दिया जाता है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है आपसे। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल NHP नेशनल हेल्थ प्रोग्राम प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करने का कार्य करता है? तो याद रखिएगा, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करने का काम कौन करता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो करता है। और CBHI, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं CBHI, और इसका स्थापना होता है 1961 में। इसमें जनसांख्यिकी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, रोग रुग्णता, मृत्यु दर, स्वास्थ्य देखभाल, जन्म दर, ये सारा चीज़ इसमें शामिल किया जाता है, और यही है आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम प्रोफाइल। अगला 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है? यह है प्रसाद योजना। प्रसाद बहुत पहले आया था, पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में इसको शुरू किया गया था। वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर प्रसाद पर राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया। पहले प्रसाद योजना था, अब इसका नाम क्या है? प्रसाद पर राष्ट्रीय मिशन। अब देखिए, फिर आपका राजधानी पूछा, देखिए फेवरेट क्वेश्चन, BSSC का फेवरेट क्वेश्चन, राज्य राजधानी या मुद्रा, ये फेवरेट क्वेश्चन है। दोहा किसकी राजधानी है? कतर की। सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी है दमिश्क। ओमान की राजधानी मस्कट, और तुर्की की राजधानी अंकारा। 4 ऑप्शन था, चारों ऑप्शन का राजधानी हम आपको बता दिए। अगला 46 नंबर क्वेश्चन, कपास के बारे में सही कथन चुनें। भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, ये एकदम सही है। दूसरा, कपास उत्पादक राज्यों में शीर्ष राज्य गुजरात है, ये भी सही है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में होती है, ये भी सही है। तीनों सही है, ऑल ऑफ दीज। अब समझिएगा, कपास जो है वो एक खरीफ फसल है। इसको तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तापमान इसके लिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और कपास की खेती के लिए आपको काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी चाहिए, या इसी को चेरनोजम मिट्टी भी बोलते हैं। चेरनोजम याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, चेरनोजम मिट्टी किसको बोलते हैं? तो वो काली मिट्टी को ही बोलते हैं। काली मिट्टी जहाँ पर होगी वहाँ पर कपास की खेती की जाएगी। और जनरली काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लावा चट्टान या फिर बेसाल्ट चट्टान में। जिन मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, उस मिट्टी में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 47 में क्वेश्चन, सहायक एनजी संबंधित है किससे? रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। आपको डिफेंस करंट अफेयर्स और स्पेस करंट अफेयर्स ये दोनों पूरे डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो सहायक एनजी जो है ये DRDO और इंडियन नेवी और एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी एवेंटेल इसके द्वारा निर्जित किया गया है। यानी कि DRDO, नेवी और एवेंटेल के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO का बात करें तो इसका स्थापना होता है 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है आपको कमेंट करके बताना है। और सहायक एनजी जो है ये देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ड्रॉपेबल कंटेनर है। यानी कि ये क्या करेगा? किसी भी चीज़ को पकड़ेगा और जहाँ ड्रॉप करना है वहाँ छोड़ देगा। 50 kg तक का वजन को ये उठा के ले जा सकता है, ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। ये बाप रे, बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डीपली पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन डीप पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अंदर तक पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको। देखिए समझिएगा, यहाँ पर ये आपको ग्राफ दे दिया था एग्जाम में, ग्राफ दे दिया है, ये रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर होता है आपको सक्रियत संकुल, या इसी को हम लोग बोलते हैं
ऊर्जा अवरोधक। इसका सबसे अच्छा नाम है सक्रिय संकुल का नाम है ऊर्जा अवरोधक। ऊर्जा अवरोधक। अब समझिएगा, देखिए किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जो उसका एनर्जी होता है वो इस एनर्जी को पार करना ज़रूरी होता है, ऊर्जा अवरोधक को टच करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सक्रियण एनर्जी क्या होता है, देखिएगा ये जो एनर्जी है आपको यहाँ पर रिएक्टेंट का एनर्जी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोडक्ट का एनर्जी, यानी कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट यहाँ पर है, प्रोडक्ट यहाँ पर है, दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। अब समझिएगा, इधर साइड आपको रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अभिक्रिया निर्देशांक दिया हुआ है, और आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी E1 + E2 है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कम स्थायी है। दूसरा ऑप्शन अग्र और पश्च यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन की सक्रिय एनर्जी यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी E1 + E2 है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट से स्थायी है। देखिए यहाँ पर आपको बड़ा ही डिटेल में एक चीज़ समझना होगा, उसके लिए यहाँ पर इतना चीज़ आपको समझना पड़ेगा, बस इतना ही में ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग बोलते हैं किसको हैं, रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए H2 + O2 बना रहा है वाटर, ठीक है, 2H2 + O2 2H2O बना रहा है, तो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाया वाटर, तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट, यानी कि ठीक है। तो रिएक्टेंट में अणुओं को ऊर्जा अवरोधक सक्रियण संकुल के पास पहुंचने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि देखिए रिएक्टेंट को यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होता है आपको सक्रिय एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर एनर्जी हम लोग जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक एनर्जी आपका E1, ये E2 जोड़ दीजिएगा तो E1 + E2 हो जाएगा। तो E1 + E2 जो है ये हो जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, समझिएगा सक्रियण एनर्जी कितना हो जाएगा E1 + E2। और याद रखिएगा जितनी ऊर्जा हमें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए चाहिए होती है उतनी ही ऊर्जा हमें बैकवर्ड रिएक्शन के लिए चाहिए होती है। यानी कि H2 + O2 से मिलके हम लोग को जितना एनर्जी चाहिए H2O बनाने के लिए उतना ही एनर्जी फिर वापस H2O से H2 + O2 बनाने के लिए भी चाहिए होता है। तो इस कंसेप्ट को अगर हम लोग याद रखेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी अग्र और पश्च रिएक्शन दोनों के लिए सेम हो जाएगा E1 + E2। इसीलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा कि अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा E1 + E2 ही होगा। और याद रखिएगा रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा है, मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा स्थायी है। कैसे स्थायी, देखिए रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, देखिए रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है। हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे कि कोई भी चीज़ स्थायी होने के लिए कम एनर्जी की तरफ जाता है। जैसे मान लीजिए आप ऊपर से किसी बॉल को गिरा दिए, बॉल को नीचे गिराएंगे तो बॉल नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh वो हाइट 0 है तो 0 होगा, ऊपर में ज़्यादा होगा। यानी कि जहाँ पर एनर्जी कम होगा पदार्थ वहीं जाना चाहेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे करके ये पर्वत है, यहाँ से पानी गिराएं, पानी नीचे आने का कोशिश करेगा। क्यों? ऊपर नहीं जाएगा, पानी नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे एनर्जी कम है। तो एनर्जी जहाँ भी कम होगा वो स्टेबल होगा। इसीलिए रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट से स्थायी है, स्टेबल है, क्योंकि रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है। ई प्रोडक्ट ई ग्रेटर देन ई रिएक्टेंट। ये क्वेश्चन बड़ा डीपली पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगर आपको ये समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने T×2 पुरस्कार जीता। देखिए T×2 पुरस्कार उसी को मिलता है जो अपने टाइगर्स का संख्या को डबल कर लेता है। तो 2010 के बाद बाघों की संख्या को दुगनी होकर 80 हो गई, पहले 40 था अब 80 हो गया। अब वो टाइगर रिजर्व कौन था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। तो इस टाइप के प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स। और इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स आपको कौन सा बुक खरीदना है? एडुटेरिया। एडुटेरिया का बुक लीजिए, वहाँ पूरा इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स बना दीजिए। ठीक है, आपको इस टाइप का प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, मालदीव। मालदीव नहीं है। तो देखिए बिम्स्टेक के बारे में हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। बिम्स्टेक क्या है? देखिए बिम्स्टेक जो है इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें टोटल 7 देश है। कौन कौन है? बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। उसके बाद बात करें 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा होता है, बैंकॉक घोषणा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। हेडक्वार्टर क्या है? ढाका, बांग्लादेश। बिम्स्टेक क्या करता है कि जितने भी इसमें देश हैं उसमें कॉपरेशन बनाएगा।
देशों के बीच आर्थिक सहयोग में सुधार करने का यही इसका टारगेट है, यही है बिम्स्टेक का। ठीक है, इसमें देखिए कहीं भी आपको मालदीव नहीं दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, तो ये महात्मा गांधी ने की थी, याद रखिएगा। लेकिन स्थापना की थी महात्मा गांधी में, इसके संस्थापक और कौन कौन थे, घनश्याम दास बिरला, सचिव थे अमृतलाल ठक्कर। तो आपको अध्यक्ष और सचिव भी आपको याद रखना है, अखिल भारतीय हरिजन संघ। ठीक है, और इसको ये भी बोलते हैं ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, आगे अगला बात करते हैं, कणों के बीच आकर्षण बलों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हम समझते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा फोर्स होता है सॉलिड में, तब तो सॉलिड का पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज में रहता है। लिक्विड में से कम फोर्स होता है, गैस में अणु सबसे ज़्यादा दूर होता है, फोर्स सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए शक्कर जो वो सॉलिड है, ठोस है, तो इसलिए शक्कर में फोर्स ज़्यादा होगा, फिर दूध में होगा, फिर हाइड्रोजन में होगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, शक्कर में फोर्स ज़्यादा होगा, फिर दूध में, फिर हाइड्रोजन में। अगला 53 नंबर, भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकत्रित करना है। तो ये है टीडीपी का फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करके जाना है, 20 प्रश्न आपके एग्जाम में, 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स ही पूछेगा। और अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग और साइंस अच्छा है, करंट अफेयर्स अच्छा है, बस इतना ही काफ़ी है आपका एग्जाम निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन समझिएगा, 54 नंबर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए ये सोलेनॉइड क्या होता है, किसी भी तार को अगर आप ऐसे ऐसे मोड़ दीजिएगा, मान लीजिए ये आपका है क्या है, खोखला लोहा है, खोखला बेलन है, लोहा, मान लीजिए यही आपका खोखला लोहा है, इसके चारों ओर क्या किए, कॉपर का तार को ऐसे ऐसे घुमा दिए, तो ये बन जाएगा आपका सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो, देखिए, और जैसे आपका चुंबकीय क्षेत्र एक बार मैग्नेट में होता है, बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल पे ख़त्म होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल पे ख़त्म होगा। तो यहाँ इधर से निकलेगा और ये घूम के कहाँ पर आएगा, साउथ पोल। तो ये जहाँ से निकलेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, नॉर्थ पोल। तो यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, क्योंकि यहाँ से देखिए निकल रहा है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। यानी कि सोलेनॉइड जो है वो भी एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, छड़ चुंबक की तरह बिहेव करता है। और सोलेनॉइड में क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पर ख़त्म होगा, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा और ये पैरेलल होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। और अंदर में आप कहीं भी ले लीजिए, सब जगह चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, यानी कि इसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ समान होती है, सब जगह समान होगी। जैसे जैसे इसके इंड्स की तरफ बढ़ेंगे, या ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। मान लीजिए यहाँ से ए से बी चले गए, तो ये तो इसके अंदर का ही पार्ट है ना, तो ए और बी में चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। लेकिन जैसे बाहर निकल जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र दूरी बढ़ने के साथ साथ घटेगा। यहाँ अगर ए है, यहाँ बी है, तो ए और बी में ए पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा बी से, लेकिन अंदर में कोई 2 पॉइंट लेंगे तो दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा बराबर होगा। यही क्वेश्चन पूछा था। सोलेनॉइड के एक्सिस के अनुदिश चलने पर मैग्नेटिक फील्ड अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं करता, अंदर में सब जगह सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन, नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है। देखिए मुद्रा और राजधानी तो फेमस है, आपका क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। नगुल्ट्रम मुद्रा है भूटान की। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की मुद्रा का नाम है वॉन। कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है टेंगे। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। वियतनाम की मुद्रा का नाम है डोंग। म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। ठीक है, और मलेशिया का रिंगित किसका है, मलेशिया का है, मलेशिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडोनेशिया का क्या है, इंडोनेशिया का क्या है, कमेंट करके बताइएगा। रूफिया किस देश का मुद्रा है, रूफिया मालदीव का है, मालदीव का रूफिया। सोम किस देश की मुद्रा है, सोम किस देश की मुद्रा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सोम। ठीक है, सोम कजाकिस्तान की नहीं, सोम किसका मुद्रा है, कमेंट करके बताइएगा। कीप किस देश की मुद्रा है। और पोलैंड की मुद्रा का नाम है जलोटी, पोलैंड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, जलोटी। तो ये आपका आंसर यहाँ पे पोलैंड हो जाएगा, लिख देते हैं अच्छे से, पोलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सोम और कीप आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मुद्रा राजधानी आपको याद रखना ही है, जितना हमसे संभव होता है उतना हम करवा देते हैं। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारा QR सीरीज़ देख लीजिए, QR सीरीज़ 8 या 9 में हम करवाए हैं।
या तो 8 में होगा या तो 9 में होगा आपको मुद्रा और राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन वहन करती है। तो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हर साल चेंज होगा। तो देखिए जिस समय क्वेश्चन पूछा था करंट डाटा को याद करें, सड़क परिवहन भी याद कीजिए। देखिए ये तो नौ परिवहन पूछा है ना, सड़क परिवहन भी आपको याद रखना है। व्यापार की मात्रा के हिसाब से यानी कि सामान कितना ले जा रहा है उसके हिसाब से 95% जो है परिवहन वो नौ परिवहन से किया, नेवी से किया गया, सॉरी मतलब कि हमारा नौ परिवहन से किया गया है। लेकिन मूल्य के हिसाब से बात करें, पैसा के हिसाब से बात करें तो वो 70% है। 70% जो परिवहन है वो आपका नौ परिवहन से किया गया है, जहाज़ों से किया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है। ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। इसका नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका नाम क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध गयाजी बांध है, गयाजी बांध है और ये फल्गु नदी पर गया पर है, फल्गु नदी गया में है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, नीचे लिखे कुछ जीवाणु एंजाइम जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग दिए गए हैं। जैसे देखिए क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यहाँ दिया है अम्लीय उत्पादक, यहाँ साइक्लोस्पोरिन ए। इसको मिलाना है कि ये किससे संबंधित है। सबसे पहले समझिएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज ये संबंधित है थक्का स्फोटन से। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये संबंधित है आपका प्रतिरोध निरोधक यानी कि इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट उसको दिया जाता है जिसका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलियम, ठीक है, ये दिया गया है आपको अम्लीय, ये होता है अम्लीय उत्पादक। और मोनेस्कस परप्यूरियस होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगता है ये टफेस्ट क्वेश्चन था। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए, तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ जिनका हाल ही में निधन हुआ ने कितने वर्षों तक शासन किया थी। इन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया। डेथ कर 96 वर्ष की आयु में इनका डेथ हुआ। इनके डेथ करने के बाद इनके जगह पर इनके पुत्र चार्ल्स तृतीय जो है वो राजा बने, सम्राट बने। और याद रखिए एलिजाबेथ जो थी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला थी। कौन है जो 70 साल शासन करेगा भाई, पॉसिबल ही नहीं। 70 साल तो आदमी का अब उम्र हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसका रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवारा के रूप में विकसित किया गया। ये कहाँ पर है, ये मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल में है। याद रखिएगा ये फिशिंग हार्बर जो है ये 2010 में बना था, यानी कि पेटुआ घाट जो फिशिंग हार्बर है मत्स्य गोदीवारा ये 2010 में बना था। भारत का 7वां सबसे बड़ा मछली पकड़ने का बंदरगाह है। आपको कमेंट करके बताइएगा मछली पकड़ने का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन जो है ये है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यह एनी बेसेंट है। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 32वां जो कांग्रेस अधिवेशन था वो इन्हीं के समय में हुआ था 1917 में। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का बात अगर करें तो ये हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। और ये मद्रास में उसमें कहाँ पर हो रहा था अधिवेशन, मद्रास में, और तीसरा अधिवेशन था। ठीक है, आपसे पूछे पहला विदेशी जो अध्यक्ष बना वो कौन था बताइए, कमेंट करके बताइए। पहला विदेशी जो अध्यक्ष बना वो कमेंट करके बताइएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये तो महिला अध्यक्ष था लेकिन भारतीय महिला का बात करेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। और 1925 में कानपुर अधिवेशन में ये 40वां क्या बोलते हैं अधिवेशन में ये अध्यक्ष थी। और सरोजिनी नायडू को क्या बोलते हैं, भारत कोकिला, भारत कोकिला क्या बोलते हैं, भारत कोकिला। इनको स्वर कोकिला बोलते हैं लता मंगेशकर को। तो स्वर कोकिला गाना कहाँ सुनते हैं, कान में ना, इसलिए कानपुर। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। बक्सर विद्रोह, ये देखिए बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध नहीं है, बक्सर का युद्ध तो 1764 में हुआ था, ये बक्सर का विद्रोह है। और इस क्वेश्चन में बहुत लोग फेल कर गए थे। बक्सर विद्रोह संबंधित है चीन से संबंधित है। 1899 में हुआ था बक्सर विद्रोह। विदेशी विरोधी अभियान था, यानी कि विदेशी लोग को रोकने का अभियान था ये बक्सर विद्रोह। इसमें ईसाई धर्म प्रचारकों एवं देसी ईसाइयों की सामूहिक हत्या कर दी गई, गिरजाघरों को जला दिया गया था। 7 सितंबर 1901 डेट याद रखना है। इसमें ये बक्सर प्रोटोकॉल साइन किया गया पश्चिमी देशों के साथ। इसमें मंचू वंश का पतन हुआ, धीरे धीरे मंचू वंश गिरने लगी और गणतंत्र के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1899 में ये हुआ था। 1911 में होता है चीनी क्रांति। क्या होता है, चीनी क्रांति। चीनी क्रांति आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा चीनी क्रांति से तो आपको याद रख लेना उसको, ठीक है। बक्सर विद्रोह हो गया, चीनी क्रांति हो गया, और आपको एक अफीम युद्ध
अफीम युद्ध भी आपको चाइना से संबंधित है, वो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। पिछले वीडियो में यानी कि 23 तारीख को 23/12 में जो आपका हुआ था सेकंड शिफ्ट उसमें हम आपको बताए थे कि अफीम युद्ध पूरे डिटेल में, पहला और दूसरा दोनों युद्ध बताए थे। 64वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आचार्य नरेंद्र देव थे। इसको बनाने में बहुत आदमी का सहयोग था। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बनाए थे जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, अंबिका कनाथ और राहुल सांकृत्यायन। इतना आदमी थे इसमें। अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे हमारे जयप्रकाश नारायण। आपको कमेंट करके बताना है जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग की जेल फांदकर कब भागे थे? हजारीबाग का जेल फांदकर कब भागे थे? और ये दिवाली, उस समय दिवाली का त्यौहार था। दिवाली के त्यौहार के दिन ये दिवाली का दीवाल फांद के भाग गए थे। और समझिएगा हजारीबाग का जो जेल था उसमें उससे ये जो बाहर निकले थे कितने सहयोगी थे इनके साथ, कितने सहयोगी के साथ ये भागे थे, ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी थी? तो याद रखिएगा जो सैंधव लिपि थी उसमें 600 से ज़्यादा अक्षर है, यानी कि 600 प्लस आपको लेटर मिल जाएंगे और 64 मूल चिन्ह है। और ये भी जो चिन्ह है, ये जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, यानी कि हर अक्षर जो होगा वो एक ध्वनि, एक भाव या एक वस्तु का सूचक है। कोई भी अक्षर होगा वो किसी वस्तु को बताएगा, किसी भाव को बताएगा, किसी ध्वनि को बताएगा। इसमें 600 प्लस अक्षर हैं। और सबसे ज़्यादा चित्र किसका है? मछली का चित्र है। सबसे ज़्यादा चित्र किसका है? मछली का। और ये जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं। और दाएं से बाएं लिखी जाने में लिपि को क्या बोलते हैं? बुस्ट्रोफेडन पद्धति। बुस्ट्रोफेडन पद्धति बोलते हैं। एक और लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, वो है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि। अशोक का 2 अभिलेख खरोष्टी लिपि में था। दोनों का नाम याद रखना है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा लिपि खरोष्टी लिपि में था। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। अब समझिएगा इसको, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस समय हमारा संविधान बना था, संविधान निर्माण हुआ था, उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज की संख्या केवल 14 थी। लेकिन वर्तमान में ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, यानी कि कितना लैंग्वेज नया बना है? 8 गो न्यू लैंग्वेज बना है। तो न्यू लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का घोषणा किया गया है। तो एक तो हो गया आपको सिंधी जो कि 1967 में जुड़ा। 3 गो यहाँ जुड़ा 71वां संविधान संशोधन 1992 में। तो इस संशोधन भी याद रखना, 71वां संविधान संशोधन 1992, ईयर भी याद रखना है। इसका ट्रिक है नमक। 9 से हो गया नागपुरी, मौ से मणिपुरी, को से कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसका ट्रिक है बोडमास। तो बो से हो गया बोडो, डी से हो गया डोगरी, माँ से हो गया मैथिली, एस से हो गया संथाली। तो 4 यहाँ हो गया 4, 3, 7 और 1 8। यही 8 भाषा हो गई नई जुड़ी। तो 14 से हो गई 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। अगला, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? तो वेनिगर। देखिए आपको ये प्रश्न पूछता है, मुगल काल में किसको क्या बोला जाता था, आपको गुप्त काल में क्या बोला जाता था, आपको क्या बोलते हैं गुप्ता पीरियड हो ही गया, मुगल काल हो ही गया, मौर्य वंश में किस चीज़ को क्या बोला जाता था। और संगम साहित्य में, ठीक है, बहमनी साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में क्या बोला जाता था। उसके बाद इस टाइप से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अगर इस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा तो 99% लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। छत्रपति शिवाजी के समय भी पूछता है, शिवाजी के समय जो अष्टप्रधान थे, अष्टप्रधान का नाम आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन थे और सबको क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता था। महंत किसको बोलते हैं, सचिव किसको बोलते हैं, पेशवा किसको बोलते हैं, वो आपसे पूछता था। तो देखिए व्यापारी वर्ग को बोलते हैं वेनिगर, ठीक है। अब समझिएगा राजा को क्या बोलते थे? राजा का 4 नाम था, मन्नम, वेदन, कारेवन, इरेवन। ये तमिल साहित्य के अनुसार ये राजा का 4 नाम था। आगे कृषक वर्ग को बुलाता था वल्लाल, भल्लाल दे वल्लाल। ब्राह्मणों को बुलाता था अरसर, क्षत्रिय को बुलाता था अलवर, उलवर और पशुपालक को बुलाता था अय्यर, शिकारी वर्ग को बुलाता था पद्यवर। तो ये सब आपको याद रखना है, अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा 68 नंबर, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? याद रखिएगा, ये हम आपको बताए थे, जो भी हमारे भारत का जो देश है, पड़ोसी देश है, उसको याद रखना है। तो बांग्लादेश कैसे आज़ाद हुआ वो आपको याद रखना है, इसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो वो जो सेना लड़ रही थी पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को अलग करने के लिए, उस सेना का नाम था मुक्त वाहिनी। और ये मुक्त वाहिनी 2 पार्ट में डिवाइडेड था, नियमित वाहिनी और गानो वाहिनी। नियमित यानी कि नियमित सेना, जो आपका फोर्सेज होता है, फोर्स
और एक होता है गानो वाहिनी यानी कि लोगों की सेना। पब्लिक भी अपना एक फोर्स बना लिया था, जो डिफेंस से अलग होकर पब्लिक भी एक फोर्स बना लिया था, तो ये दोनों को मिलाकर बना था मुक्त वाहिनी। भारत ने बांग्लादेश की सेना का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ और बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। बांग्लादेश कब नया राष्ट्र बना बताइए? 16 दिसंबर ना, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना। पूरा आपको याद रखना है। बांग्लादेश में जो इसके फादर हैं उसको बोलते हैं बंग बंधु। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन बंग बंधु यानी कि शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1959 में। तो ये आपको देखिए, ये भी आपका भारत एवं उसके पड़ोसी देश से क्वेश्चन हुआ, क्योंकि जितने पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान, उस सब के पहले प्रधानमंत्री कौन है, पूरा टोटल डिटेल में उसको पढ़ना है। जाके जो मैंने नोट्स पढ़ाया है भारत में उसके पड़ोसी देश, ज्योग्राफी का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए। और जो चीज़ जैसे लग रहा है ये क्वेश्चन भारत का पहला प्रधानमंत्री पूछा है नेपाल का, तो जितना भी देश है, हम पड़ोसी देश है, सबका पहला प्रधानमंत्री आप जाके उसमें लिख लीजिए, ठीक है। और दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जैसे भारत भूटान का शांति समझौता कब हुआ? 1950 में हुआ। कौन था प्रधानमंत्री, कब हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ भी लिख लीजिएगा उसमें। इस टाइप का प्रश्न भी पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, वर्तमान पीएम भी आपको याद रखना है, करंट पीएम कौन है वो भी आपको याद रखना है। 70वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अपच के उपचार के लिए, यानी कि जो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता है या आपको एसिडिटी हो जाता है, उसके उपचार के लिए किस प्रकार की दवाई का उपयोग किया जाता है? तो यह है एंटासिड, यानी कि अम्लत्वनाशक, एंटासिड का यूज किया जाता है। जब भी आपके शरीर में एसिडिटी हो जाएगा, एसिड बढ़ जाएगा, आपको बेस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। जनरली आपको एंटासिड के रूप में क्या दिया जाता है? MgOH2, इसको इनो बोलते हैं, इनो दिया जाता है आपको। इनो पीजिएगा, 6 सेकंड में काम शुरू कर देता है, आपका शरीर ठीक हो जाता है। MgOH2 देगा, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। AlOH3 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसी को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो इतना सारा चीज़ अगर आप पीजिएगा तो आपका एसिडिटी खत्म होने का चांसेस ज़्यादा है। ये एंटासिड पेट में उत्पादित HCl को समाप्त कर देती है, क्योंकि HCl जो है हमारा, HCl वो एसिड है, और MgOH2 जो जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं वो बेस है। एसिड और बेस मिल के बनाएगा MgCl2, यानी कि सॉल्ट और वाटर, और आपका शरीर जो है, शरीर से एसिडिटी जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो फैलाइएगा।